अब देखो एक चीज़ याद रखना, जो मैंने कल मैप बताए थे तो उनका ये काम करो सब लोग, एक इंडिया का मैप लो बड़ा, ये कर लोगे तो बहुत फ़ायदे में रहोगे। जहाँ लगे 2-3 लगे तो 2-3 का भी ज़रूरत पड़े तो वो भी कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु जैसे प्रयास करोगे एक में काम हो जाएगा। एक लो पॉलिटिकल मैप, ठीक है, एक ले लेना फिजिकल मैप ले लेना बड़ा वाला, वॉल वाला सर। हाँ जिसमें खाली रहे, जिसमें वो वाला नहीं, अच्छा, ब्लैंक वाला, ठीक है। तो उसमें क्या करो, ये जितने भी मैंने मैप भेजे हैं आपको, ज्योग्राफी का मैप भेजा है मैंने, ठीक है, हिस्ट्री का मैप भेजा है, वो आप एक में ही बनाने का प्रयास कर लो। जैसे 2-3 ज़्यादा 3 ज़्यादा नहीं लगेंगे, अब उन्हीं को ही बार बार रिवाइज करो। जैसे मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, रहने दो अभी तो मैं PDF भी खोल लिया हूँ, तो परंतु ये चीज़ याद रखना, उनको ना एक में ही बना लो। जैसे भाई वहाँ लिख दो कि आप जैसे NCERT में कैसे यूज करती है, जैसे भाई स्टार है ताम्र वाले स्थल, तो आप भी ऐसे लिख लो, स्टार लगा दो और वहाँ पे उसको नाम लिख दो, समझ में आया। फिर उसके बाद में भाई सोना के जो क्षेत्र है, ठीक है, या अशोक के द्वारा निर्मित जो है, समझ में आया। तो ऐसे खुद से बनाओ, याद भी हो जाएगा और लॉन्ग टाइम आपके लिए, बस 2-3 या मान लो 5 मिनट जितने भी लग जाए, ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। तो उससे क्या हो जाएगी, ये सारी PDF समेट के आपके 1-2 मैप में आ जाएगी और उसका फ़ायदा फिर आपको बहुत मिलेगा। एग्जाम से जस्ट पहले भी देख के जाओगे तो क्वेश्चन बना लोगे। तो ये चीज़ याद रखना। तो इस तरीके से काम करो, थोड़ा फ़ायदा रहेगा। जो उनको ये दिक्कत रहती है कि सर हमें याद नहीं रहता है, वो चीज़ भी आपका दूर हो जाएगा, ये चीज़ याद रखना। तो ये चीज़ करो, बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ज्योग्राफी के और हिस्ट्री के मैप इस तरीके से आप ड्रॉ कर लो अपने पास, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। चलो आ जाओ। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, अब देखो मैं कल भी बोला था कि BJP जैसे गवर्नमेंट आती है उसके बाद में देखो कैसे विजयनगर साम्राज्य जो है, अरे ये है हकीकत, देख लेना। अरे हाँ, एक और चीज़ याद रख लेना, आपको 2025 में, मेरे इतने सालों का अनुभव है, आप खुद भी आप ऑब्जर्व कर लेना, जब से मैं पेपर दे रहा हूँ, जब भी ओड ईयर होता है, स्वदेशी आंदोलन से हमेशा क्वेश्चन आता है, ये याद रख लेना। और देख लेना 2025 में ज़रूर आपको स्वदेशी आंदोलन से क्वेश्चन मिलेगा। आप 2019 का क्वेश्चन उठा के देख लो, 2021 का उठा के देख लो, 2023 का उठा के देख लो, 2017 का उठा के देख लो, आपको मिलेगा। स्वदेशी आंदोलन से हमेशा ओड ईयर में क्वेश्चन मिलेगा, हमेशा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। देखो ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे मान के चलो कि जैसे अभी विजयनगर साम्राज्य भाई आएगा ही, तो इसका अच्छे से चैप्टर पढ़ लो जो एंशिएंट मिडिवल में है, आपको जो मिलेगा वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो विजयनगर साम्राज्य UPSC के लिए क्यों है फेवरेट भाई, वहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें थी, ठीक है, वहाँ से सिखाना चाह रहा है। दूसरी बात BJP है, तो BJP मतलब हिंदुज़म को जहाँ से प्रमोट मिलता है, तो यहाँ से ये पूरा जो शासक था, याद करो कि हिंदुज़म को ही लिए था ही, तो वहाँ से UPSC हमेशा क्वेश्चन पूछती है, ये चीज़ याद रखना। अब देखो ध्यान से समझना, ये वाला स्टेटमेंट याद करो, ये डिक्टो स्टेटमेंट पहले भी PYQ में अपन कर चुके हैं। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती है, याद करो, स्थायी बंदोबस्त नहीं, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, उसमें एक स्टेटमेंट दिया था, यही UPSC ने उठा के पूछा है यहाँ पे। तो मैंने उस दिन भी यही बताया था कि भाई स्वाभाविक सी बात है, आप टैक्स की दर कैसे नियत करोगे भाई। मान लो कि जैसे एक खेत है जिसमें से 10 अनाज की बोरी होती है, एक खेत है जिसमें से ओनली 1 ही बोरी होती है, अरे एक है जिसमें मान लो कि 50 बोरी होती है, तो आप इसके अनुसार डिसाइड करोगे ना भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर। भाई इसमें से मुझे 5 मिलनी चाहिए, अब इसमें से 1 में से मुझे क्या ही दोगे तुम, यहाँ पे मुझे ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो ये चीज़ याद रखना, ये बात सही है, तो ये भी पॉजिटिव बात है। टैक्स कलेक्शन इसी तरीके से होगा, ठीक है, और डिजायरेबल स्टेटमेंट है ये तो, ठीक है। आगे देखो, कारखानों के निजी स्वामी एक वर्ड याद रखना है चीज़, एक औद्योगिक कर देते थे। मुझे पता निजी स्वामी क्यों नहीं देंगे भाई टैक्स, शासन कैसे चलेगा बिना टैक्स के, एक औद्योगिक कर देते थे, जो भी निजी स्वामी, हाँ एकदम सही बात है, कर देते थे। जनरल स्टेटमेंट है, डिजायरेबल स्टेटमेंट है, दोनों के दोनों सही होंगे, ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ पे अपन थोड़ा कृष्णदेव राय के बारे में जान लेते हैं हल्का फुल्का, तो थोड़ा काम करेगा। पहली बात याद रखना कि जो ये कृष्णदेव राय थे तुलु वंश थे, तुलु वंश के शासक थे ये, ठीक है। इनको याद रखना कि आंध्र भोज भी बोला जाता है, ठीक है, आंध्र भोज बोला जाता है, अभिनव भोज भी बोला जाता है इनको, याद रखना इनका नाम है। कभी कभी UPSC ना दूसरा नाम पूछ लेते हैं, ये चीज़ याद रखना। आंध्र पितामह भी कहा जाता है इनको, बहुत फेमस पर्सनैलिटी, UPSC ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है इनसे, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात, इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी, वो था आमुक्त माल्यदेय रचना जो इन्होंने की थी, ठीक है। दूसरी बात, इनके जो क्षेत्र में अष्ट दिग्गज रहते थे, याद रखना ये चीज़, अष्ट दिग्गज। ये आमुक्त की कैसे लिखा आपने?
आमुक का ले है आता त है, सॉरी ल है नहीं त है, आमुक्त मान लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात एक और चीज़ समझना, देखो मैं यहाँ पे यूपीएससी जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो इसके राज में थे अष्टदिग्गज, ठीक है। याद करो कि किसके शिवाजी के काल में क्या थे, अष्टप्रधान, याद रखना ये चीज़, ये अंतर है। अष्टदिग्गज। ये अष्टदिग्गज तो कृष्णदेवराय के में है, ठीक है। अष्टप्रधान थे शिवाजी के काल में, ठीक है। अगर आप अकबर का देखोगे तो 9 रत्न थे, ये चीज़ भी याद रखना, आगे क्वेश्चन आएगा एक। अकबर में थे 9 रत्न, जिसमें एक तानसेन भी था। तो इस तरीके से याद रखना किन किन के लिए क्या क्या यूज होता है। अब देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छे तरीके से सॉल्व करवाऊंगा, ध्यान से देखना कैसी ट्रिक लगती है, ऑब्जर्व करना इस क्वेश्चन को अच्छे से। प्राचीन भारत की, पहली बात याद रखो एंशियंट काल की बात कर रहा है। निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में सुंगू राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है। मुझे बताओ, लव स्टोरी जितनी भी मूवियाँ बनती है उसमें क्या होता है, एक मेल होता है एक फीमेल होती है, ठीक है। ये बोला उनकी प्रेम कहानी है तो भाई उनका नाम जरूर होगा उसमें, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना कहाँ पे आपको एक मेल और फीमेल का नाम मिल रहा है, ये पढ़ो आप। देखो इसमें स्वपन वासदत्ता, ये इसमें तो नहीं है, नहीं मेघदूत में ना रत्नावली में है। यहाँ देखो मालकी विका मित्र, ठीक है। एकाग्नि मित्र। ये इंग्लिश में क्लियर होगा, इसमें नहीं हो रहा है, इधर एक मिनट रुको। सर इसमें ना मेल फीमेल के दोनों का साउंड हाँ वही ना, वही नहीं, मतलब एकदम एग्जैक्ट क्लियर भी करवाता हूँ ना, इधर आओ। ये जो नाम है ना, ये मालविका, ये देखो इंग्लिश में एकदम मालविका अग्निमित्र। हाँ ये देखो ये थी मेल, सॉरी फीमेल, और ये अग्निमित्रा, याद रखना ये है पुरुष। तो मैंने बोला लव स्टोरी कहाँ से शुरू होगी, मेल फीमेल होगा, आंसर बी। अब ये है आंसर निकालने का तरीका, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्लियर कर लेते हैं, इनके ऑप्शनों के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। याद रखना ये दोनों सुंगू वंश के थे, तो यहाँ तो लिखा ही है वो चीज़, ठीक है। और याद रखना ये जो है कालिदास का प्रथम नाटक था, कालिदास का प्रथम नाटक था मालविका विघ्नमित्र, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, प्रथम नाटक था ये, ठीक है। उसके अलावा देखो कालिदास बहुत फेमस था, यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं, याद रखना। जैसे अशोक फेमस है वैसे कालिदास फेमस है यूपीएससी के लिए, यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो कालिदास के नाटक थे, एक तो ये नाटक था, ठीक है, याद रखना ये चीज़। दूसरा है अभिज्ञान शकुंतलम ऐसा कुछ है। हाँ अभिज्ञान शकुंतलम, हाँ ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ये एक नाटक था। तो एक और नाटक है विक्रम सीरियम, ऐसे कुछ नाम था, ठीक है। थोड़ा बहुत याद रखना ये चीज़ है ना। अब देखो ये तो नाटक थे, इसके महाकाव्य 2 थे। महाकाव्य एक था रघुवंशम, ठीक है, रघुवंशम, ठीक है। एक था आपका कुमार संभवम, ठीक है। ये इसके महाकाव्य थे। एक खंड काव्य भी थे, लिखा था इसने, खंड काव्य याद रखना। खंड काव्य 2 थे, एक था मेघदूत और एक था ऋतुसंहार, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब फटाफट से नेट पे सर्च करो और मुझे ये बताओ ये किसके द्वारा लिखी गई है। स्वपन वासदत्ता बताओ और रत्नावली बताओ, ये किसने लिखी है। फटाफट करो ये काम, सब फटाफट चेक करो नेट पे, इस तरीके से काम कर लो, ये पे से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इन दोनों को सर्च करो और बताओ ये किसने लिखी है। सर रत्नावली तो शायद हर्षवर्धन ने लिखे थे। हर्ष द्वारा लिखी गई है। नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई रत्नावली, और कौन कौन सी लिखी गई है। नागानंद, प्रियदर्शिका और नागानंदा। प्रियदर्शिका और नागानंदा, ठीक है। और हर्ष चरित्र जो है ना वो बाणभट्ट ने लिखा है। हाँ वो तो याद रखना, उसमें हर्ष की प्रशंसा की गई है बाणभट्ट के द्वारा, ठीक है। स्वपन वासदत्ता ये किसने लिखी है बताओ। सर जिसको सपना आया होगा उसने तो लिखी होगी। अरे बताओ, सर्च करके बताओ भाई। भास की। हाँ
याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। बास के बारे में बताओ, बास के द्वारा जो लिखी हुई है उनके बुक के बारे में बताओ एक बार, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा है इसके बारे में क्वेश्चन। सर भाषा जो है इम्पोर्टेंट पोएट थे जिन्होंने 13 प्ले लिखे थे, उनका एक प्ले है दरिद्र अच्छा दत्ता कुछ ऐसे करके, नहीं वो जिसमें नहीं, और इन्होंने बताओ और बताओ इनके। हाँ मैं बोलूं हाँ मैं बोलूं हाँ, पंचरात्रि, पंचरात्रि, हाँ ये याद मध्यम रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पंचरात्रि और मध्यम व्ययोग, मध्यम व्ययोग। अब की बार यही तो पूछा था, याद आया 2024 का क्वेश्चन। दत्त रुको घटोत्कच। रुको 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 रुको, मध्यम आयोगी पूछा था आपकी बार यूपीएससी ने, रुको अभी मैं बताता हूँ। यही है सर, भाष उसमें कुछ ऐसे करके दे रखा था, तो मेरा गलत हुआ था ये। हाँ देखो यही पूछा है यूपीएससी ने, मैं बता, देखो ये है। अगर ऐसे ऑप्शन पे काम कर लेते हो, देखो 2024 के क्वेश्चन आने से क्लियर हो गया। अब यही बात है, पर ये काम करना पड़ता है। चलो बताओ, और मध्यम आयोग यही देखो 2024 में पूछा। घट दत्त घटोत्कच। दत्त घटोत्कच तो याद करो, भीम का पुत्र था वो, मतलब उनके नाम पे बनाया होगा जो भी है घटोत्कच। रचनाएं है, दत्त वाक्य है, फिर इसके बाद दत्त वाक्य है। चलो ठीक है, मैं इनका लिस्ट बना के भेज दूंगा, शायद मैंने उधर भेजा भी है, कोई नहीं मैं बना के भेज दूंगा, ठीक है। पर याद रखना, यहाँ से थीम अपने को क्या क्या मिला। एक तो हर्ष का मिला अपने को, ठीक है, कालिदास मिला, ठीक है, भास मिला अपने को, ठीक है, ये 3 मिल गए ना। यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछा भी है, तो अपन इन पे काम कर लेंगे, मैं लिख के भेज दूंगा। शायद मैंने जो हम कलियार पट्टू वाला पढ़े थे ना भैया, तो उसमें से एक थांगटा क्वेश्चन बना था 2018 का, वो भी मार्शल आर्ट का एक प्रकार है। हाँ हाँ हाँ, थांगटा बना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये मैंने शायद उधर जो है नोट भेजे भी हैं, फिर भी मैं भेज दूंगा इनका अलग से काम करके, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, देखो 2024 का क्वेश्चन डायरेक्ट बनाना है यहाँ से, तो ऐसे ऑप्शन पे काम करने से बनता है। चलो आगे करो। तो ये देखो, मैं फिर बार इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई पीवाईक्यू कर लो, आपका जीवन सुधर जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। अब आ जाओ इस पे, देखो अभी कितना अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन के बारे में। मध्यकालीन भारत के, ठीक है, सांस्कृतिक इतिहास, कितनी बार बोला, सांस्कृतिक इतिहास आर्ट एंड कल्चर की बात करेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन कौन से सही है। देखो तमिल क्षेत्र के, ठीक है, तमिल क्षेत्र के सिद्ध, ठीक है, एकेश्वरवादी थे। अब ध्यान से समझना, अगर देखो ध्यान से एक लॉजिकली सोचना, एकेश्वरवादी कौन थे अपने ब्रह्म समाज की, मैंने बताया था उस दिन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, राजा राममोहन राय, ठीक है। अरे याद रखो राजा राममोहन राय, तो ये मैंने कितनी बार बोला, जब एकेश्वरवादी है, ये एक ईश्वर को मानेंगे, तो मूर्ति पूजा को मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। तो ये बात सही है, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट जुड़ रहा है, तो एकदम सही बात है। और दूसरी बात पॉजिटिव बात है, ये सिखाने का प्रयास कर रहा है। और ये देखो ये कैसे लॉजिक लगाना है भाई, एकेश्वरवादी कौन थे, राजा राममोहन राय थे। तो राजा राममोहन भाई स्वाभाविक बात है, एकेश्वरवाद का मतलब ये होता है कि सबको, मतलब सारे जितने भी है हिंदू मुस्लिम जो भी है, सबको एक ही मानते हैं, वो एक मानते, तो उसको कोई मूर्ति से नहीं होगी, उस मूर्ति पूजा की तो निंदा करेंगे वो। तो स्वाभाविक सी बात है, ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से जुड़ रहा है। दूसरी बात यूपीएससी मैंने कितनी बार बोला सिखाने का, हाँ, दूसरी बात यूपीएससी सिखाने का प्रयास करता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। तो याद रखना है कि अगस्त्य थे वो शैव धर्म के थे, तो ये उनके द्वारा था, ठीक है। आगे देखो कन्नड़ क्षेत्र, कन्नड़ क्षेत्र मतलब आज का कर्नाटक वाला इलाका, ठीक है, कि लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। ये कितनी अच्छी पॉजिटिव बात है भाई, जो जातिगत भेदभाव थे उसको नहीं मान रहे हैं, तो ये बहुत पॉजिटिव बात है, अच्छी बात है, सिखा, मैं कितने बार बोला यूपीएससी सिखाना चाहता है। और याद रखना ये लिंगायत बहुत इंपॉर्टेंट है कर्नाटक में। इसका इंग्लिश दिखाइए थोड़ा सा, अधिक्रम की इंग्लिश देखें। लिंगायत ऑफ कन्नाडा रीजन कृष्ण द थ्योरी ऑफ रीबर्थ एंड रिजेक्टेड द कास्ट हायरार्की, कास्ट हायरार्की, ठीक है। तो वही तो होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन जागा भाई, शाबाश अमित, कहाँ गायब थे तुम अमित, सुधर जाओ तुम। चलो ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ आ रही है, देखो यूपीएससी पॉजिटिव है सिखाने, मतलब ये यूपीएससी देखो यहाँ से क्या सिखाना चाह रहा है कि मध्यकालीन भारत में भी ऐसे कुछ समुदाय थे या संप्रदाय थे जो जाति हायरार्की को नहीं मान रहे थे, जो कि उस टाइम जातिवाद इतने मतलब कठोर लेवल पे चल रहा था। तो मतलब यूपीएससी ये हमेशा सिखाने का प्रयास करती है भाई, पॉजिटिव चीज़ें भी थी, ऐसा नहीं है कि भाई पहले हमेशा से शोषण होता आ रहा है, ये था ये नहीं, सारे धर्म ऐसा मानते थे, ऐसा नहीं है। तो यूपीएससी हमेशा ये चीज़ सिखाने का प्रयास करती है, ये चीज़ याद रखना। चलो आगे बढ़ो। ये देखो इसमें करंट अफेयर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, इसलिए बहुत कम मिलेंगे आपको इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ो।
आ जाओ इधर। अब ये देखो मैंने उस दिन दिखाया था, ये क्वेश्चन याद आया, 1993 से डायरेक्ट रिपीटेड है, लाइन टू लाइन। सोचो एक लाइन एक वर्ड भी चेंज नहीं है, डायरेक्ट टू द कॉपी पेस्ट मारा है यूपीएससी 1993 से। सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विघटन डिसाइफर किसने किया था? ये एनसीईआरटी में भी दिया है, ऐसे तो आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो तब भी दिया है। 1838 में किया था। एक चीज़ याद रखना, अब देखो जॉर्ज बोर ने किया या जेम्स प्रिस्केप ने किया, मैक्स मुलर ने किया या विलियम जोन्स। अब देखो ध्यान समझना, विलियम जोन्स तो अपन जानते हैं एसआईटी सोसाइटी से जुड़े हुए थे। देखो मैंने कितनी बार बताया है कि आप लोग जो है ना मतलब रिडक्शन मेथड का भी अप्लाई किया करो। तो ये विलियम जोन्स तो अपन पढ़ते हैं एसआईटी सोसाइटी और बंगाल की उसकी स्थापना करते हैं, तो इधर है मॉडर्न हिस्ट्री में। और अपना सम्राट किधर है? उधर है, ठीक है। तो मतलब जो भी है ये तो इधर की बात है, और ये तो ऐसे भी एजुकेशन इनसे जुड़ा हुआ था ना, कि वो नहीं था। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ सोचनी है, ठीक है। अब देखो ऐसे तो ये डायरेक्ट 1993 से रिपीट था, तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ये चीज़ याद रखना। अब देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ यहाँ पे, देखो एक चीज़, देखो मैं मतलब ये चीज़ समझने का प्रयास करो, मैं ये क्यों बता रहा हूँ ना, मतलब आप ये चीज़ नोटिस करना है ना, कभी भी है ना यूपीएससी, देखो ये विलियम जोन्स का ही नाम क्यों दिया, यहाँ पे और कोई नाम भी तो दे सकता था। अब यहाँ पकड़ो, जेम्स और जॉन्स, समझ में आया कोई चीज़? दो ऑप्शन सिमिलर है। अब मैंने क्या बोला, विलियम जोन्स तो ऐसे थोड़ा बहुत अपन पढ़ते हैं यूपीएससी। देखो मैं फिर बताऊँ, यूपीएससी हेल्प करता है भाई, वो अब भाई खुद ही सोचो भाई, यूपीएससी खुद सोचो कैसे कर पाएगा कोई बच्चा क्वेश्चन, पर थोड़ा बहुत उनको हिंट दे दो, विलियम जोन्स और जेम्स। अब मुझे बताओ, जोन्स के बारे में तो अपन पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, तो उसको भी पता है कि बच्चे सब पढ़ते हैं इसके बारे में। जैसे ही इसको काटोगे आंसर आ गया बी। वो इसलिए भी देते हैं ना कि बच्चे गलती करके जेम्स की जगह जॉन लगा। हाँ वो भी है, वो भी एक, अगर मान लो कोई पढ़ के भी आया तो उस तरीके से। देखो ट्रिक कैसे लगा है, ये चीज़ हमेशा याद रखना तो इसलिए कभी कभी इंग्लिश में भी देखना पड़ता है, वहाँ से भी क्लियर होती है, ये चीज़ याद रखना। अब आगे देखो, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में, देखो मध्यकाल की बात चल रही है, बंजारे सामान्यतः कौन थे? अब देखो ध्यान समझना, मिडिवल हिस्ट्री की बात कर रहा है। अब देखो एक चीज़ मैं ध्यान से समझो, अब जैसे मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया हूँ, ठीक है। बंजारे हमारे ना आज भी अगर जाओगे राजस्थान में तो ये नमक बेचने का काम करते हैं। आजकल तो ये थोड़ा अपना और व्यापार बढ़ा दिए हैं, जैसे लहसुन बेचना, प्याज बेचना। तो भाई ये बेच रहे हैं, तो ये एग्रीकल्चर है? नो। योद्धा है? नो। बुनकर है? नो। व्यापारी है। जो भाई किसी चीज़ों का आदान प्रदान कर रहा है, कहीं से खरीद के ला रहा है फिर लोगों को दे बांट रहा है, तो ये व्यापारी हुए ना। तो एक तो मुझे पता है भाई राजस्थान में बंजारे, शायद मेरे अनुसार तो सब जानते हो शिवानी नगीना तुम बंजारे वर्ड को? हाँ सर, बंजारे वर्ड भाई सब पर जानते वो हैं। लोहे के सामान होते हैं ये। जानते हैं अभी सर। वो है ना, हम लोग सब लोहे के सामान लेकर आते हैं हमारे गांव में, उधर से आते हैं। हाँ मतलब जो भी है, मतलब वो मतलब कोई चीज़ खरीद के ला के आपको बेच रहे हैं ना, तो व्यापारी हुए ना, ठीक है। तो ये चीज़ हथियार, चाकू, यही सब बेचते हाँ हैं लोग। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं, ठीक है। तो ये दूसरी चीज़ है ना। अब मुझे बताओ दूसरी चीज़, मैंने क्या बोला, नॉन क्वेश्चन का डी आंसर। ऐसे भी देखो बंजारे से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, ये एनसीईआरटी में है, आप जाके पढ़ोगे ना, एक पूरा चैप्टर दिया है इनके बारे में। 7 में है और ये बटर का सामान भी बेचते हैं, बटर और मिल्क का सामान भी हाँ मतलब बेचते जो हैं। भी बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं बंजारे, जैसे हमारे तरफ नमक बेचने का काम करते थे इनके गधों पे बारे में लाके। ये कहा जाता है कि ये अपने पेशे के प्रति इतने रहते हैं कि ये कुछ और काम ही नहीं करते। हाँ वो यही काम करता है। और दूसरी बात याद रखना, इनको ना दो तीन नामों से और भी पुकारा जाता है, लंबाणी भी बोला जाता है इनको, ठीक है। उसके अलावा बंजारा तो बोला ही जाता है, और एक गौर माटी बोला भी जाता है। बेदुइन भी बोलते हैं ना सर? बेगई नहीं, बेगई तो बेदुइन बेदुइन एक समुदाय है, हाँ बोल सकते हो। वो एक मतलब इनकी मतलब कास्ट हो सकती है, वो इस तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। तो लावणी एक फोक सॉन्ग या फिर फोक डांस भी है क्या? क्या लिखा था आपने? लावणी है, ये लंबाणी है मैंने बस लिखा है जो। लंबाड़ी लिखे, लावणी लिखे। लावणी महाराष्ट्र का है। चलो ठीक है, आगे देखो। ये देखो इसमें बहुत 60 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे इसमें चलो आ जाओ इधर। हाँ ये चीज़ याद रखना, स्वदेशी आंदोलन से क्वेश्चन आएगा आपकी बार, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्वेश्चन गलत करके मत आना, हर साल ओड ईयर में पेपर में आता है, ये चीज़ याद रख लेना। अब देखो स्वदेशी, अब इसी से पढ़ लो, स्वदेशी आंदोलन कब चला था? बंगाल विभाजन के बस। और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे?
अब मुझे बताओ, होम रूलिंग आंदोलन तो 1916 में चलता है। असहयोग आंदोलन जो है 1920 का है। साइमन कमीशन की भारत यात्रा 1927-28 में होता है। तो भाई स्वाभाविक सी बात है, पहली बार अगर इसमें भी तुम देखोगे ना, तो बस बहुत सारे ऑप्शन में साइमन कमीशन क्यों दे देते हैं? अरे वो उनके पास गलत कोई और है। ऑप्शन नहीं है। अब यही तो सोचो ना, लिमिटेशन है ना उनके पास। दूसरी बात यहाँ सोचो, देखो सबसे पहले ऑप्शन है आपके पास यही बचा, तो ये यहीं पे लागू होगा ना। सोचो देखो ना, इसमें भी अगर टाइम पीरियड देखोगे तब भी यही है सबसे पहले। दूसरी बात, मैंने कितनी बार बोला, बंगाल विभाजन के विरुद्ध के आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन तभी तो चला था। कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है 1905 में, ठीक है। तो ये चीज़ रखना, ये क्वेश्चन गलत करके मत आना। और मैं फिर बता रहा हूँ 2025 में भी आएगा, स्वदेशी आंदोलन को अच्छे से कर लेना। अब देखो ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, 2016 का क्वेश्चन है। आगे जाके यही क्वेश्चन 5 बार रिपीट होगा, यही सेम क्वेश्चन। सोचो, यही सेम क्वेश्चन 5 बार रिपीट होगा। यूपीएससी को इतना ज़्यादा फेवरेट लग गया है, यही क्वेश्चन आगे जाके 5 बार। सोचो 2017 में भी मिलेगा, 18 में मिलेगा, 19 में भी मिलेगा, 20 में भी मिलेगा, आपको उधर भी मिलेगा। मतलब लगातार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसका पूरा मैं स्टोरी बताऊँ, क्या पूछ रहे बोलो। सर ये यूपीएससी वाले वो भी देखते हैं कि रेशियो कौन से क्वेश्चन में कितना गलत हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन गलत? मतलब फ्रीक्वेंसी देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन बच्चा गलत कर रहा है ज्यादा, ऐसा कुछ इनके पास डाटा रहता है क्या? अरे मतलब ये तो जरूर रहता है कि टॉपिक में कहाँ पे डिफिकल्टी हो रही है बच्चों को, तो वो क्वेश्चन पूछता ही है, वो तो है ही। जैसे नंबर सिस्टम में देखो ना, वहाँ क्यों पूछ रहा है क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों को नंबर सिस्टम नहीं आ रहा। अब देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आ गया है, 2000 देखो 17, 18, 19, 20, 21, 22, हर बार आएगा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, मैं जो बताऊँगा इसको थोड़ी स्टोरी बताऊँगा इसके पीछे ना। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में, ठीक है। पहली बात, निम्नलिखित में विचार कीजिए कौन से सही है। अरे एग्जाम में ना इसी तरीके से किया करो, सबसे पहले यहाँ पढ़ो फिर ये पढ़ो नहीं तो गलत करोगे फिर। अब देखो ध्यान से देखना है ना, बोधिसत्व है, ठीक है, ध्यान समझना। अब ये देखो इजीली रिप्लेसेबल है। बोधिसत्व जो है बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। अब यहाँ पे चाहे इसको चेंज कर दो या इसको चेंज कर दो, एक ही बात है। अब देखो हीनयान की जगह क्या आता है, महायान, बस सोच लो इतना सा, ये पता होना चाहिए। बौद्ध के है ना 2 टाइप्स होते हैं, हीनयान और महायान। इसके बारे में स्टोरी बताऊंगा, पहले अपन पढ़ते हैं। अब देखो ये अपने को पता है सिंगल फैक्ट हमेशा गलत होते हैं, वो अपना आराम से इजीली जहाँ रिप्लेसेबल होता है वहाँ आराम से कर देता है। और यहाँ पे ये गलत है, याद रखना, ये महायान का होता है बोधिसत्व, ठीक है। तो जैसे पहला काटोगे आप, ठीक है। दूसरी बात एक चीज़ याद रखो, मैंने कल क्या ट्रिक सिखाई थी आपको, ठीक हो। यहाँ पे तो उस तरीके से देखो, 2 तो 3 बार आ रहा है, 2 तो आंसर जरूर पार्ट बनेगा, कभी तीनों होंगे नहीं, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन है। देखो पहला स्टेटमेंट ऐसे गया, और जो मेजोरिटी अब 2-3 में जाएगा। अब देखो, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। अब मैंने कितनी बार बोला, कोई भी अगर सब जो भी वर्ड्स को एक्सप्लेन कर रहा है, वो स्टेटमेंट कभी भी गलत नहीं होगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये स्टेटमेंट हमेशा सही होगा। अब आगे देखो, बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर, देखो यहाँ पे प्रबोध, यहाँ पे प्रबोध, तो ये मतलब ये दोनों एक ही बात बोल रहे हैं, याद रखना। ये संपूरक स्टेटमेंट हो गए। मतलब ये देखो, ये पूरा एक लाइन लिखा हुआ था ऐसे करके, यूपीएससी ने स्टेटमेंट बनाया, तब ये इसको यहाँ से और इसको अलग लाइन बना दिया बस, ठीक है। कि मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं के निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है, ठीक है। अब दोनों एक ही बात बोल रहा है, तो ये तो दोनों 3 आंसर होगा। अब इसके बारे में थोड़ा मैं स्टोरी बता देता हूँ, वो चीज़ समझो, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ समझो, यहाँ पे एक और ट्रिक लगता है, रुको। देखो हीनयान है, ठीक है। हीनयान अगर ये चीज़ है तो इसका नाम, हीन का मतलब खुद ही सोचो ना, मतलब तुच्छ टाइप से हो गया ना, हीन मतलब तुच्छ टाइप से, और महान टाइप से। महान व्यक्ति तो वही होगा ना जो दूसरों के भले के बारे में सोचता है, तो उस तरीके से भी आप लॉजिक लगा सकते हो। तो ये 1 और 3 में कॉन्ट्राडिक्शन भी है, 1 और 3 एक साथ तो आएगा भी नहीं, और इनमें जरूर एक आएगा, तो अपने को पता पहला गलत है तो दूसरा तीसरा जरूर आएगा। तो इस तरीके से भी आंसर पे पहुंच गए। अब ये तो आंसर निकालने की बात हो गई, अपन पहुंच गए ट्रिक से, ठीक है। पर मैं इसके बारे में थोड़ा स्टोरी बता देता हूँ, जो आपको काम आएगा आगे, जो 4-5 क्वेश्चन होंगे उनमें। अब देखो ध्यान से समझना, पहले बौद्धिज्म कहाँ से शुरू होता है। बौद्धिज्म शुरू होता है, याद करो, महात्मा बुद्ध जो है गया में जाते हैं, वहाँ पे ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब देखना कैसे जो है धार्मिक आडंबर कैसे चीज़ों को गलत करते हैं, आगे देखना है ना। अब देखो ध्यान समझना, पहले महात्मा बुद्ध जो है, मैं है ना कुछ वीडियो भेजूँगा, देख लिया करो। भारतवर्ष करके है 10 वीडियो, उसमें इसमें महात्मा गांधी पूरा बताया गया, सॉरी महात्मा बुद्ध के बारे में। अब उसमें क्या होता है, जब ज्ञान मिलता है तो फिर ये उपदेश देता है, याद करो सारनाथ में जाके प्रथम बार उपदेश भी देते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे इसके शिष्य बनने लग जाते हैं, ठीक है। अब फिर याद करो, इसका आनंद नाम का एक शिष्य था, आनंद था या कोई था, ठीक है।
तो ये क्या ना, या सर, आनंद ही था ना। या सर उसका वो चचेरा भाई भी था। हाँ हाँ, ठीक है, अब ध्यान से समझना। तो आनंद जो जब शिष्य बन जाता है, अब देखो ध्यान से समझना, वो था मेन, इसका मतलब राइट हैंड था वो। तो महात्मा बुद्ध का ऐसा विचार था कि भाई महिलाओं को जो है उसमें संघ में जो है प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। फिर आनंद बोलता है कि नहीं, क्योंकि इसकी वाइफ भी होती है, इसकी माँ होती है, वो बोलती है कि नहीं हमें अपना शिष्य बनाओ और हमें भी रखो। ये हकीकत बात है, ये इसकी माँ वाइफ ये सब आ जाते हैं, रिश्तेदार सब, ठीक है। तो फिर वो आनंद की बात कह के मान लेता है कि चलो ठीक है आ जाओ, ठीक है। फिर क्या होने लगता है कि धीरे धीरे दिक्कत होने लगती है। लेकिन जब उन्होंने बोला था ना सर कि ठीक है तुम बुला लो, फिर उन्होंने ये भी बोला था कि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हाँ वही ना, पतन हो जाएगा, ये चीज़ है, ठीक है। तो अब वो चीज़ हो गई, ठीक है। फिर क्या होता है कि उसमें दिक्कतें होती है, याद करो। फिर उसके बाद में जो पूर्णिमा की रात होती है, वहाँ पे एक वो भी होता है कि भाई कौन अपने नियम फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, वो भी आगे आएगा, इसका पार्ट है ना, छोड़ो उसे, आगे बढ़ो। जैसे बहुत महात्मा बुद्ध खत्म होते हैं। अब महात्मा बुद्ध को ख़त्म होते ही दो चीज़ें चलने लग जाती है कि हम एक पंथ होता है जो मानता है महात्मा बुद्ध को नॉर्मल इंसान थे, उपदेशक थे, ठीक है। वो लोग हैं हीनयान वाले, समझ में आया, ध्यान से समझना ये चीज़। हीनयान वाले मानते हैं कि महात्मा बुद्ध एक सामान्य इंसान थे, हाँ उन्होंने बस ज्ञान अर्जित किया और ज्ञान उनकी शिक्षाओं से सीखना चाहिए, ठीक है। एक है ये हीनयान संप्रदाय है, ठीक है। एक जो है वो आए बाद में, नहीं भाई महात्मा बुद्ध तो है भगवान थे, भगवान के अवतार है। अब याद रखना इसमें भी वही हिंदू को जन्म हुआ इसका, हिंदू का मतलब जो हिंदू धर्म का विरोध करके, अब इसमें हिंदुत्व जो है तत्व वो जो है मिलने लग जाएंगे। तो फिर एक तत्व नहीं, ये जो महात्मा बुद्ध है भाई ये महान व्यक्ति थे, भगवान के अवतार है। याद रखना हिंदुज़म वाले भगवान बुद्ध को अपना अवतार मानते हैं, मतलब जो विष्णु का अवतार मानते हैं। अब यहाँ ये चीज़ें खराब होना शुरू होगी। अब उन्होंने बोला कि जो है कि जो बुद्ध है जो है कि भाई वो जो भगवान के अवतार है, तो उन्होंने बनाया फिर महायान, याद रखना ये चीज़। अब ये क्या करेंगे, जो हीनयान वाले, याद रखना कोई मूर्ति पूजा कुछ भी नहीं, क्योंकि वो नॉर्मल इंसान मानते हैं, उसकी शिक्षा को मानते हैं, बस उसके उपदेश है उसको फॉलो करो। अभी महायान वाले क्या करेंगे, महायान वाले करेंगे जो भगवान जो है बुद्ध की उसकी पूजा करेंगे तो सभी से मूर्ति चाहिए। फिर भगवान बुद्ध को महान बनाने के लिए, देखो महायान नाम ही का मतलब है महान। अब देखो ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ भी समझो, लॉजिकली समझो। हीनयान का मतलब जब बुद्ध को नॉर्मल इंसान मानते थे उनके लिए वर्ड यूज किया इन्होंने हीनयान, ये उन्होंने किया, याद रखना। हीन मतलब वो बुद्ध को ज़्यादा नहीं समझ रहे। तो फिर अपने आप को दर्शाने के लिए उन्होंने क्या किया, महायान। भाई बुद्ध तो महान व्यक्ति थे, उनकी मूर्ति पूजा ये सब सारी चीज़ें करो। फिर अब भाई कारण भी तो बताएंगे ना भाई महान क्यों थे वो, बोधिसत्व, ये चीज़ याद रखना, ये वर्ड। और यही वर्ड यूपीएससी ने बार बार पूछा है। अभी बोधिसत्व क्या होता है, देखो बोधिसत्व ये होता है कि मतलब जो महात्मा बुद्ध थे उसमें कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिनके कारण जो है व्यक्तियों को वो जो है निर्वाण दिला सकते थे, मोक्ष दिला सकते थे। कैसे, वो याद रखना कि जो बुद्ध है वो करुणामय है, ठीक है। और वो हमेशा दूसरे के व्यक्ति को जो है मतलब उनको मोक्ष दिलाने के लिए अपना खुद का मोक्ष भी टाल देते हैं। तो इस तरीके से महिमा मंडन किया गया। और इसीलिए ना जो अभी जो बीजेपी वाले हैं वो अगर बुद्धिज्म को प्रमोट भी करेंगे तो इस वजह से प्रमोट करेंगे कि वो जो है हिंदुत्व का ही पार्ट थे। इसीलिए याद रखना यूपीएससी ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं अभी वो सारे महायान से ही पूछे हैं, याद रखना ये चीज़। जो मैत्रेय यूपीएससी ने क्वेश्चन आगे जाके पूछा है वो भी बोधिसत्व का ही पार्ट है। मैत्रेय वो है जो आगे जाके जो भगवान बुद्ध दोबारा जन्म लेंगे, तो आगे जाके, इसीलिए याद रखना इसका बोधिसत्व है वही इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने बार बार उसी के ही बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो ये चीज़ माइंड में रखना। महायान के बारे में याद रखना, ये स्टेटमेंट याद होनी चाहिए आपको रटे हुए। ये स्टेटमेंट आपके आगे जाके बहुत हेल्प करेंगे, तो ये चीज़ याद रखना। तो ये देख बहुत फ़र्क पड़ता है भाई कौन अभी सत्ता में है और वो क्या चाहते हैं, इस इतिहास से क्या निकालना चाह रहे हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखना। चलो आगे बढ़ो। अब ये क्वेश्चन देखो ध्यान से समझना, सत्य शोधक समाज ने संगठित किया था। अब ध्यान से समझना, सत्य शोध कर रहे हैं, ध्यान से समझो ये चीज़। सत्य पे शोध कर रहे हैं, तो सत्य पे कोई शोध कर रहा है तो कोई बहुत अच्छी चीज़ निकालेगा ना बाहर, बहुत पॉजिटिव चीज़ निकालेगा। सत्य पे शोध कर रहे हैं, समाज ने संगठित किया था। अब देखो ध्यान से समझना, अब इसमें देखो कैसी ट्रिक लगती है, वो देखो एक चीज़ पकड़ना। अब देखो यहाँ पे देखिए, अगर स्टार्टिंग में लगाओगे तो नहीं लग रहा भाई सब ठीक है, आखिरी में देखोगे आंदोलन भी सब में मिल रहा है। एक आंदोलन, ठीक है, किसान आंदोलन, यहाँ जाति विरोधी आंदोलन, उन्नयन का एक आंदोलन था, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, मैंने बोला था ऐसा नहीं है, फिर भी मिलेगा, कोई ना कोई चीज़ जरूर मिलती है। अब देखो ध्यान से समझना,
महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था, ठीक है। पंजाब में एक किसान आंदोलन था। एक एक वर्ड मिला, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, इसका मतलब इन दोनों में से आंसर है। पहली बात सर वैसे तो एक सब में है। अरे एक ये आंदोलन के आगे लग रहा है ना यहाँ पे तो। अरे मैं ऊपर ये वाले ऑप्शन में भी है एक आंदोलन। अरे एक मतलब वो एक यहाँ पे लग रहा है, एक जाति विरोधी आंदोलन, एक किसान आंदोलन। अच्छा वो एक आंदोलन उसके पहले लग रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ याद रखो। दूसरी बात देखो, चलो वो उस तरीके से नहीं तो अदर सोचो। देखो सत्य शोधक समाज है, शोधक समाज में मतलब को शोध किया जा रहा है सत्य के लिए और समाज के अंदर, ठीक है। अब मुझे बताओ किसानों से क्या मतलब है, समाज किसान आंदोलन से क्या मतलब है, समाज को तो समाज के अंदर जो बुराई होगी उसके बारे में होगा ना। बिहार में आदिवासी उन्नयन का एक आंदोलन, अगर ऐसा कुछ होगा तो आदिवासी आंदोलन कुछ ऐसा होता, ठीक है। गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। अब देखो स्वाभाविक सी बात है, जाति विरोधी आंदोलन ये समाज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसी के लिए तो जो है ज्योतिबा राव फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी महाराष्ट्र में, ठीक है। ऐसे तो ये पता भी होना चाहिए था, नॉन फैक्ट है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो आप देखो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखो। वैसे भी ना सर, जो इसमें आपने बताया चलो एक चीज़ देखो, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे एक और चीज़ मिल रही है। ये देखो ए मूवमेंट, ए टेम्पल एन एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र। देखो ना, मैं फिर बार बता रहा हूँ, आप इन चीज़ों को विश्वास, अभी मैं फिर बता रहा हूँ, खुद देखो आपको मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चनों में मिलेगा। आप लगाओगे तभी तो पता लगेगा। जैसे हाँ बोलो सर। इस तरह भी सोच सकते हैं कि अगर समाज में हम लोग अगर कुछ लाएंगे, नया लाएंगे, चाहे शोध करेंगे, तो भाई जाति में, हाँ वह समझ बात है कि जाति में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं ना, जाति विरोधी आंदोलन है, सत्य समाज, याद रखना ये चीज़। अरे जाति विरोधी आंदोलन भाई स्वाभाविक सी बात है, समाज में तभी तो ये दूर होगा ना जब शोध होगा उस पर। समाज में क्या कि कुछ मान्यताएं बनी हुई थी, भाई ये लोग इसी के काम के लिए बने हैं, कुछ नहीं कर सकते, भगवान ने ऐसा बनाया है। तो उन चीज़ों को तोड़ने के लिए तो शोध चाहिए ना, तो शोध करेंगे, एक ऐसे ग्रंथ भी निकालेंगे जहाँ पे ऐसा बोला जाएगा नहीं सब समान होने चाहिए, सबके साथ समानता का वो होना चाहिए। तो ये चीज़ भी सोचो आप, ठीक है। दो चीज़ याद रखना। आदिवासियों का उन्नयन जो है वो लाइन फिर, अरे आदिवासी उन्नयन की क्या जरूरत है, उन्नयन से ही होता है आदिवासियों का। तो भाई अगर अपलिपमेंट की बात, क्या अपलिपमेंट, अगर देखो ना, ये यहाँ पे इनकी बात जोड़ता, कास्ट की अपलिपमेंट की बात होती तब तो सही था। आदिवासी को अपलिपमेंट की क्या जरूरत है, आदिवासी को तो वहीं रहने दो, वहीं पे खुश है, बस उनके राज्य में जाके आप वो मत करो। ये चीज़ भी सोचो ना आप। और दूसरी बात मुझे बता, बिहार में आदिवासी कहाँ आ गए? पर हाँ उस टाइम अगर बोल सकते हो कि झारखंड का पार्ट था बिहार। आदिवासी नहीं है। अरे नहीं, आदिवासी नहीं है बिहार में। अगर अभी प्रेजेंट बिहार में देखोगे तो नो, ट्राइबल नहीं है वहाँ पे। ST 1%, ST आदिवासी तो बता रहा हूँ ना, नहीं है वहाँ पे। ये चीज़ भी याद। यहाँ कटअप उनकी जाती है जनरल के बराबर, इसलिए वो ST कहते हैं कि अब मुझे ST नहीं रहना बिहार में, मुझे जनरल कर दो। हाँ ऐसा भी कुछ है। जो भी दूसरी बात याद रखना, सत्य शोधक समाज याद रखना, ज्योतिबा फुले ने बनाया था, 1873 में स्थापना की थी, याद रखना ये चीज़, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। इमांटू चेम्स पर रिफॉर्म तो उधर अपन कर चुके हैं पॉलिटी में। चलो आ जाओ इधर। अब ये देखो ये क्वेश्चन याद आया, 2011-12 क्वेश्चन किए थे आज। देखो अब ध्यान से देखना, ये महाबलीपुरम और ये अजंता कितनी बार पूछा जा चुका, कितनी बार, ये बहुत आगे भी जाके ना बहुत बार रिपीट होगा। ये चीज़ याद रखना है, बहुत बार रिपीट होगा ये, ठीक है। अब देखो अजंता के बारे में अपने पढ़ चुके हैं पहले, महाराष्ट्र में है, ठीक है। महाबलीपुरम के बारे में बताया था मैं, तमिलनाडु के तट पे है। यहाँ पे रॉक कट स्ट्रक्चर है, जो 5 पांडव है उनके रथ मंदिर बने हुए हैं, ठीक है। बस अब ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, आंसर आ जाएगा। देखो अजंता महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थान, कौन सी बातें समान है? मैंने कितनी बार बोला, जब समान है तो असमान जरूर दिया होगा, तो कभी 3 तो आएंगे नहीं यार, ये कभी नहीं आएगा, ठीक है। छोड़ो, अब देखो ध्यान से समझना। दूसरी बात, क्वेश्चन की डिमांड जो है स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक है तो एलिमिनेशन से आंसर आएगा इनमें से, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुई थी। कितनी बार मैं बोलूँ, जहाँ समकालीन वर्ड आ जाए वो तो काट दो, सोचना ही नहीं है। ये हिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक है, याद रखना ये चीज़, ठीक है। दोनों एक समकालीन निर्मित है, गलत। दोनों एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है। अरे अजंता जो है बौद्धिज्म से है, ये हिंदुज्म से है, याद रखना ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना।
ये हिंदू तो यहाँ मंदिर। समय काल लिखा है, समकालीन थोड़ी तो लिखा है। समकाल की मतलब क्या हुई? एक ही बात है, ये तो यही बोला ना, एक ही समय पीरियड में है। तो समकालीन वर्ड का मतलब क्या होता है? अच्छा दोनों एक ही तो बात होगी भाई। समकालीन का मतलब है दोनों एक समय पे थे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ये एक धार्मिक संप्रदाय से गलत, ये भाई अजंता जो बौद्धिज्म से रिलेटेड है, ये हिंदू से रिलेटेड है। दोनों में शिलाकत स्मारक है। हाँ, ये तो मैंने बताया भी था, अजंता भी जो है पहाड़ियों को काट कर बनाई गई है, ये भी पहाड़ियों को काट कर बनाई गई है। और हमेशा याद रखना, जब भी स्पेसिफिक डिमांड होती है क्वेश्चन की, तो एलिमिनेशन से आंसर आता है। ठीक है, थोड़ा बहुत और देख लो इसके बारे में। देखो, याद रखना कि जो महाबलीपुरम में, याद रखना 7वीं सदी में बनता है। ठीक है, और ये है ना 2री सदी में ही बन जाता है, ईसा पूर्व, जो भी ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अरे ऐसे भी वो फेवरेट ट्रिक है यूपीएससी की, समकालीन वाला याद रखना, बहुत आगे तक काम करेगी आप। चलो आगे बढ़ो। इसको सप्त पैगोडा भी बोलते हैं। हाँ, चलो आगे। क्या? सप्त पैगोडा। सप्त पैगोडा, पैगोडा पे क्वेश्चन पूछ चुका है। अच्छा, ठीक है, अभी तो देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला देखो, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। और जो मैंने कल वो बताया था ना, आप वो पढ़ लेना, उसमें है ये सारी चीज़ें। टर्म जो है, टर्म के बारे में पूछता। अब देखो ना, यूपीएससी में एक चीज़ बताता हूँ, ये चीज़ है ना, ये चीज़। अब जैसे थोड़ा इस पर R&D कर लोगे ना ये आगे जाके शायद इसी पेपर में पूछा और आगे भी पूछा है इसी के बारे में। अब ये गलत ऑप्शन है, ये आगे जाके अगर कोई सही। ग्राम के बारे में पूछा, उसकी फैमिली के बारे में। ठीक है, अभी तक देखो, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एरीपति, ठीक है, एरीपति। चलो ठीक है, कोई नहीं, नहीं पता लगा पा रहे हो। देखो मैंने कितनी बार बोला, जब भी ऐसे मिलान वाले होते हैं, क्या तो मिलान वाले में कभी भी तीनों सही नहीं हुए, ये चीज़ याद रखना। क्या तो क्या रखना, इसमें जो है इवन वाले सही होते हैं। कितने क्वेश्चनों में ये चीज़ लगा है, इवन वाले कौन से हैं, ओनली यही पेयर है, ये ऑब्जर्व करो। ठीक है, चलो कोई नहीं, मान लो नहीं पता है, अपन ध्यान से देखना। देखो घटिका, ठीक है। अब देखो, अगर इसको यूपीएससी क्वेश्चन गलत करना होता, ध्यान समझना, पहली बात, ये घटिका है ना, याद रखना कर्नाटक में है और पल्लवों के काल में बनी थी। ठीक है, अब देखो प्राय वर्ड समझो, प्राय वर्ड समझो, प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय, ये भी ये मानता है यूपीएससी, भाई हो सकता है कुछ कहीं और कुछ मीनिंग ना निकल जाए घटिका का। प्राय देखो जनरली वर्ड है, प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय। और मैंने कितनी बार बोला, एजुकेशन इनके, भाई हिस्ट्री से यूपीएससी क्या सिखाना चाह रही है, भाई स्कूलें भी थी वहाँ पे, ऐसे पॉजिटिव चीज़ें होती थी, ये हमेशा याद रखना माइंड में। तो तीसरा तो सही है, तीसरा सही है, तो आ जाओ, अब ये अपने ऑप्शन बचे। ठीक है, अब आगे देखो, तनी और क्यों गलत, अब ध्यान से समझना ये चीज़ है ना। एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम, मुझे बताओ यूपीएससी इन चीज़ों को प्रमोट करेगा? ठीक है, और ऐसे भी याद रखना, तनियोर है ना, तनियोर ये गांवों का एक समूह होता था, ये लार्ज विलेज। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, बस ये याद रखना, ये था चोलों के काल में। ठीक है, मतलब संगम पीरियड जो पढ़ते हो आप, उधर है 850 से लेके 1200। एक अकेले ब्राह्मण मतलब अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में किए गए ग्राम। अब मुझे बताओ, एक अकेले ब्राह्मण को पूरा गांव दान में दे दोगे क्या जो भी ये है ना, अग्रहारी कहलाते थे, ये याद रखना, आगे जाके यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। अगर इस टाइप से अगर कोई जमीन वमीन दान दी जाती तो उसको अग्रहारी बोला जाता था। दूसरा गलत है, ये चीज़ याद रखना। अब आगे देखो, एरीपति। ठीक हो, अब एरी से क्या पता लगता है, एग्रीकल्चर। अरे पढ़ो, ये मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ऐसे नहीं पता लगेगा। एग्रीकल्चर को भी आप ऐसे लिखते हो, समझ में आया, एग्रीकल्चर ऐसे लिखते हो ना। बस हो सकता भाई उस ज़माने में वर्ड यूज ऐसे इसी तरीके से होते थे। ये वर्ड मिला नहीं मिला बताओ? सर एग्जाम में इतना वर्ड। अरे भाई यही, अरे मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ भाई, यही तो दिमाग लगाना, यही तो सीख रहे हो मेरे से, फिर क्या सीखने को मिलेगा तुम लोगों को? एग्रीकल्चर किसकी बात है? भूमि जिसे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। बस सर एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है ना, जो अब यही, अब अगर है ना इस तरह के माइंड सेट रखोगे ना तो नहीं सीख पाओगे। आप विश्वास नहीं करोगे भाई, मैंने ऐसे ही क्वेश्चन सीख सीख के मैंने क्वेश्चन सही किए हैं ऐसे तो वही तो दिक्कत है, तो सीखो ना, आप लोग क्या कर रहे हो अभी? सीखो। सीख रहे हैं सर, तो फिर ऐसा क्यों सोच रहे हो? पर जैसे कि सर आपने क्या बताएं एरीपति को कैसे सोचना है? अरे भाई इंग्लिश में पढ़ो, एग्रीकल्चर को आप ऐसे लिखते हो। अरे एरी बड़ा करिए ना, तो मेरा है चला। ये देखो, एरी, RI एग्रीकल्चर भूमि।
अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, आप लोग फिर तो मेरे पहले स्कॉन ज्वाइन करनी पड़ेगी, उसके बाद इतनी बुद्धि खुलेगी। अरे ऐसा नहीं है कि, पर मैं हकीकत बता रहा हूँ भाई, आप लोग समझो। मैं 2000 नहीं सर, वो लगता है, वो शब्दों को तोड़ के लगता है भाई, ये कि लगता है ये ऐसा- ट्रिक है, आप लोग क्यों नहीं, यार मैंने नहीं बहुत सर, क्वेश्चन, इसके पीछे लॉजिक लॉजिक है, ये चीज़ याद रखो जैसे भाई। कि भाई उस टाइम का वर्ड मीनिंग ऐसे ही होता था, और उसी तरीके को आज जो नाम दिया गया ना, उसी के बिहाफ में नाम दिया गया है। सर गांव में भी ना बहुत सारी जो लैंग्वेज होती है, उसमें क्या करते हैं, अपने हिसाब से बोलते हैं बहुत सारी वर्ड, तो वो चीजें क्रिएट हो जाती है। तो ये चीज़ समझो। चलो आ जाओ इधर। आप लोगों को मजाक लग रहा है। सर मैंने कुछ सीखा है सर, मैं बताऊं? हाँ बताइए, हमें जरूर बताइए आप। उसी क्वेश्चन पे आप जाइए, उसी क्वेश्चन पे। चलो भाई आप चले गए, बताइए। हाँ, अब इसको थोड़ा सा क्लियर कर दो। क्लियर ऑप्शन पे जाना है, ऑप्शन पे। हाँ देखिए, इसका ए नंबर ऑप्शन में 1 और 2 दिया हुआ है ना सर। तो आप देखना, अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप ये ध्यान देना कि 1 या 2, इन दोनों में से जरूर आंसर में कोई ना कोई है। ठीक है, 1 और 2 में। तो देखिए 1 इसमें आंसर में है, ठीक है सर। और एक है, और सर इसमें ना मतलब 1 का तो पता चल जाता है कि 1 2 में से ही कोई आंसर होने वाला है, एक 2 में से कोई एक जरूर आंसर होने वाला है। तो 1 अपन को पता चल गया सर, ठीक है। और इसमें ना थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ता है कि आपको 2 अगर देखना है तो आप 2 अन्य किसी में देखिए, ठीक है। 2 हमेशा एकदम इंडिविजुअल कहीं नहीं आपको मिलेगा, ठीक है। ये हमेशा किसी के साथ में मिलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न में आप देखेंगे सर जरूर कि जब 1 और 2 दिया हुआ रहे, या 2 या 3 दिया हुआ रहे फर्स्ट ऑप्शन में, तो जरूर उसका आंसर उसमें से होने की संभावना है। ठीक है, अमित की बातों को ध्यान रखा जाएगा आगे, ठीक है। चलो आगे देखो, एक चीज़ यहाँ पे ये लग रही थी, देखो 3 बार है तो 3 तो जरूर आंसर का पार्ट बनेगा, ये भी चीज़ लॉजिकली सोचो। और मैंने मोस्टली जो ऑब्जर्व किया कि इस विषम वाले आंसर होते हैं, इसे मिलान वाले में ज़्यादातर 70 to 80% ये ट्रिक लगती है, आप ऑब्जर्व कर लेना। चलो ठीक है, आगे आओ। ठीक है, अमित की बात को भी ध्यान रखा जाएगा, आगे देखते हैं। ऑब्जर्व करो, देखो मेरा मानना है ठीक है, हो सकता है अमित की बात सही भी हो, तो वो ऑब्जर्व करो आप। जैसे मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ वो वेरीफाई चीज़ें है, क्योंकि मैंने हर पेपर में लगा के देखी है, तो ये चीज़ याद रखना। मैं ऐसे नहीं सिखा रहा हूँ अपनी तरफ से, वो हर जगह लगती है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब देखो ये तो मैंने कल वो मैप जो भेजा था उसमें भी है, ये NCERT का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो फिर भी अब ध्यान देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संबंध ये चीज़ समझो। इकोनॉमी के बारे में कहाँ बात की गई है? बंधुआ मजदूरी, मुझे बताओ, ये तो सामाजिक समस्या हो गई ना। आर्थिक इतिहास समझ, अरघट्टा जो है किससे निरूपित करता है? इसको संधि विच्छेद करो, अर प्लस घट्टा। घट्टा क्या होता है याद रखो, ऐसे करके जो है गोल वाला होता है। अरे होता है नहीं होता है? होता है सर, होता है। अब भाई अब देखो, अब मैं भाई ये ट्रिक है, आप सही समझ नहीं रहे हो इस बात को। सर घाट ठीक है, घट्टा, ठीक है। पानी से ही तो हाँ, बनता है घाट। सैन्य अधिकारियों के लिए भूमि अनुदान, ठीक है। भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जलचक्र, वाटर व्हील। अब देखो भूमि कृषि भूमि, ठीक है, ये चीज़ हमेशा पकड़ो। कृषि भूमि में बदली गई बंजर भूमि, ये इसका तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। कृषि भूमि जो बदल गई बंजर भूमि, अरघट्टा, देखो इससे पता लग रहा है गोल गोल चक्कर जैसे, कहाँ ऐसी बात कर रही है। भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्कर, बस ये व्हील देखो। ये NCERT की क्लास 7th का चैप्टर हाँ, ये तो नंबर मैंने 2 है, बताया, ये तो मैंने बताया था। प्रौद्योगिकी विकास के बारे में बताया गया था। हाँ वो तो है ही, आपको वो चीज़ तो मिलेगी। दूसरी देखो, एक चीज़ ये पकड़ने, देखो ये पीछे से पकड़ो लैंड, और ये लैंड पीछे से पकड़ोगे तब भी आपको मिल जाएगा। ये चीज़ समझो। अरबी ऐसे नहीं हो, अब आप ये सोचो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है। इकोनॉमी के लिए हिस्ट्री, इरिगेशन आता है, GS3 का सिलेबस जाके पढ़ो आप। ये चीज़ यार, बंजर भूमि से कोई मतलब चले सैन्य, अब मैं कितनी बार बोला हूँ, UPSC कुछ सिखाने का, पॉजिटिव चीज़ सिखाने का प्रयास करेगा, पॉजिटिव चीज़, कुछ अच्छी चीज़ निकाल के लाएगा। ये कोई चीज़ अच्छी चीज़ें है, ये चीज़ अच्छी है भाई। भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, ये लॉजिक मैं फिर बार बता रहा हूँ। अगर आप इस तरीके से करोगे ना तो फिर नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। अगर भाई आपको इस तरीके से अपनी जो थिंकिंग अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन 2020 में डायरेक्ट रिपीट हुआ, ये डायरेक्ट रिपीट हुआ। अग्रहारी देखो, अरे एक और चीज़ मैंने कितनी बार बोला है, देखो UPSC ने जस्ट जो है इसके बारे में, देखो मैंने बताया था अग्रहारी, ये उसी का ही है जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को, ये वाला। ब्राह्मणों को दिए जाने वाली भूमि को अग्रहारी बोलते थे, याद रखना ये चीज़।
चलो ठीक है, अब आगे देखो। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? शरमण तो याद रखना, ये कौन होते हैं? बुद्ध या जैन उपासक होते हैं, याद रखना ये चीज़। यही यूपीएससी ने आगे जाके 2020 में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब इसका बारे में बताता हूँ। ये मैंने इस कौन से सीखा था अगर हर याद रखना, ज़मीन वाले जो होते हैं, मतलब भूमियों, जो ब्राह्मणों को भूमि में जो दान दिया जाता है उनके बारे में, मागध, याद रखना। ये देखो, चलो मैं है ना, एक देखो लॉजिक देखना। अब देखो ना, आप लोगों को ऐसा लगता है पता नहीं क्यों, अब मैं फिर उधर डाउट करोगे तो फिर फंसोगे। इसको तोड़ो आप। डाउट नहीं कर रहे, डाउट क्लियर कर रहे ताकि और सोच देखो सके ये उसके देखो, बारे ये में। देखो गद वाले याद आया कुछ चीज़? हिंदी साहित्य वाले बताओ, गद्यांश, पद्यांश, ये कहाँ पे करते हो आप लोग? उसमें गद्यांश में पद्यांश में वो करते हैं। अब मुझे बताओ, मिला नहीं मिला इसका आंसर? अरे बोलो। जी सर, गद्य का मतलब कहानियां होती है। हाँ, तो ये उन्हीं को याद कर रहे हैं ना, अब बोलो। गद्य, और इंग्लिश में तो अच्छे से लिखा है पूरा गद्य। अब मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखो। ये ट्रिक ऐसे ही नहीं लगती है भाई, ये ट्रिक नहीं है, ये भाई कॉमन सेंस है सर, ये लॉजिक है। हाँ। कोई भी अगर किसी चीज का वर्ड्स निकल रहा है तो वो क्यों निकल रहा है? ये देखो, एपिक कहानियाँ गद्यांश में तो आती है सारी चीज़ें। टेल्स वेयर द प्रोफेशन विद द फॉलोइंग। आपने जो अरघट्टा वाला कराया तो सर ऐसी रहट प्रणाली भी तो है ना, रहट और अरघट्टा शब्द हाँ। भी तो मिल रहे हैं ना। समझ में आया तुम लोगों को कुछ? और ये देखो, यही यूपीएससी ने आगे जाके 2020 में पूछा। हाँ, परिवर्तन करके बता रहा था। तो मैं इस्कॉन में जब रहता था तो मैं बता रहा हूँ वहाँ की बात। तो इस्कॉन में ना, देखो ध्यान से, वहाँ पे एक सीक्वेंस ऑर्डर होता है। सबसे पहले होता है सन्यासी, देखो नहीं पहले समझो। एक होता है ब्रह्मचारी, वो होते हैं जिनकी शादी नहीं होती। ठीक है, ब्रह्मचारी होते हैं, वो चाहे तो गृहस्थ आश्रम में भी जा सकते हैं, या फिर वो जो ब्रह्मचारी है वो रह भी सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्रह्मचारी रहते हैं वो डायरेक्ट जो है संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, अब याद रखना, और जो गृहस्थ होते हैं वो गृहस्थ के बाद में जो है संन्यास आश्रम वो भी ग्रहण कर सकते हैं, पर एक एज के बाद में होता है। परंतु जो संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, ध्यान समझना ये चीज़, वो पहली बात सिले हुए कपड़े नहीं पहनते हैं। सिले हुए कपड़े नहीं पहनते हैं वो, याद रखना ये चीज़, है ना। दूसरी चीज़, वो कभी भी कहीं पे भी एक स्थान पर कभी भी नहीं रुकेंगे, उनका कोई परमानेंट घर नहीं होता है। ये उसी के लिए ये वर्ड यूज हुआ है। परिवार का मतलब वो पूरे जो है भारत में या जो भी है कहीं पे घूमते रहेंगे, एक जगह पर नहीं रुकेंगे, इसका मतलब यही होता है, याद रखना ये चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ये आगे जाके 2020 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो ये मुझे याद था उस टाइम में, 2020 का क्वेश्चन मैं इसीलिए सोल्व कर पाया वो, तो ये चीज़ याद रखना। तो भाई और क्या, ऐसे तो आपको कॉमन सेंस आपको कैसे डेवलप होगा? चलो आ जाओ इधर। अभी देखो ये क्वेश्चन कितनी बार मैंने बताया। 1907 के आंदोलन में, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? लड़ाई हो रही थी, किस कारण हो रही थी? पहली बात, अध्यक्ष का मामला तो था ही, पर दूसरी बात, वो अध्यक्ष क्यों बनना चाह रहे थे गरम दल वाले? क्योंकि वो चाह रहे थे कि जो राष्ट्रीय स्वदेशी आंदोलन है उसको पूरे देश में फैलाया जाए। पर जो नरम दल वाले थे वो क्या चाह रहे थे? नहीं, वो ओनली बंगाल तक ही सीमित रहे। दूसरी बात, वो ये चाह रहे थे कि धरना, हड़तालें ये सब दी जाए, पर जो नरम दल वाले वो नहीं चाह रहे थे। बस सीधी सी बात है, अब ध्यान से समझना। देखो, लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश, अरे ये तो भाई पहले ही हो चुकी है। भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश कराने से कांग्रेस का विभाजन क्यों होगा, ये मुझे बताओ। कांग्रेस का, देखो एक चीज़ है, ये भी चीज़ सोचो लॉजिकली, ध्यान से समझना। विभाजन का मतलब क्या है कि अंदर से जो है फूट पड़ना, ध्यान से समझना ये चीज़ को, अंदर से फूट पड़ना। विभाजन, ये देखो सांप्रदायिकता का प्रवेश करा रहे हैं, तो इससे मुझे बताओ उनको उल्टा, ये तो कांग्रेस जाके उसके खिलाफ एक जरूर होगी, याद करो, संगठित होगी, अंग्रेजों के खिलाफ जाके लड़ेगी, इससे अलग क्यों होगी? आप खुद ही सोचो। और दूसरी बात मुझे बताओ, लॉर्ड मिंटो जो है कब आया था? मार्ले मिंटो रिफॉर्म याद आया? अरे 1909 का ये 1909 का है। और मुझे बताओ, ये तो भाई 1907 में घटना हो गई, उससे कैसे आप इसको कोरिलेट कर पाओगे? सोचो आगे। देखो, मुस्लिम लीग की स्थापना, मुझे बताओ, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है स्पष्ट तौर पे तो 1909 उस टाइम के मान, ऐसे 1906 में हो जाती है। पर मुझे बताओ भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन क्यों बनेगा? और मुख्य कारण पूछ रहा है भाई, मुस्लिम लीग बन गई तो क्यों बनेगा? ये चीज़ समझो ना, ये चीज़ लॉजिकली आप समझो। आगे देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता, मैंने कल भी बताया था, किस किस की थी? बाल गंगाधर तिलक की थी। फिर वो किसको बनाना चाह रहे थे? लाला लाजपत राय को। और याद रखना कि अरविंद जो घोष थे
लाल बाल पाल जो थे वो तो है ही। अब देखो याद रखना ये चीज़ कि उसकी असमर्थता नहीं थी। असमर्थ में मुझे बताओ कांग्रेस में विभाजन क्यों होगा, उससे भी नहीं होगा ना। याद करो मैंने 1905 की भी स्टोरी बताई थी, 1905 में भी नहीं बन पाए, 1906 में भी नहीं बन पाए। अगर ऐसा होता तो ये इधर ही हो जाते विभाजन, वो उधर क्यों हो रहा है। तो मैंने बताया भी था अंग्रेजी। अरविंद घोष और अरविंद बोस जो थे वो गरम दल थे, तो ये घोष ये तो वैसे भी नरम दल में है ना सर। अरे नहीं, ये अरविंद घोष है ना, इसके नहीं गरम दल का ही रहता है। नहीं सर, बोस रहते हैं। अरे नहीं, ये अरविंद घोष वही है जो पांडिचेरी में जाके आसन बना के रहे थे। फिर ये याद रखना कि सक्रिय राजनीति से दूर चले जाते तो हैं, ये गरम स्वदेश दल से संबंधित थे। हाँ, पर उससे मतलब है नहीं। मैंने बताया तो था उसमें दो किसको बनाना चाह रहे थे, बाल गंगाधर तिलक को, लाला लाजपत राय को। इनका तो नाम भी नहीं था। नहीं सर, ऐसे नहीं हुआ। ठीक है चलो आगे देखो इधर। अब देखो अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। हाँ ये हुई ना बात। मैंने क्या बोला, अंदर से विभाजन होगा, तो ये तो है नरमपंथियों और जो गर्मपंथियों उन्हीं के बीच में झगड़ा होगा कि तुम सरकार से अच्छी बातें नहीं मनवा पा रहे हो, हम मनवाएंगे, हमें दो, आप हमें दो, देख सकता हम देखो कैसे अंग्रेजों को छक्के छुड़ाते। तो ये हुई ना बात। तो हमेशा ये चीज़ लॉजिकली आप समझो भाई, गरम दल नरम दल में भाई कभी भी कोई विभाजन होगा तो अंदर से होगा ना, बाहर के कारणों से कैसे हो जाएगा मुझे बताओ। पहली बात तो बाहर के कारणों से कभी होगा, ये चीज़ खुद ही सोचो। चलो ठीक है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, ऐसे पता होना चाहिए। आगे देखो, सर स्टॉपर्ट क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व के बाद, अब देखो यही क्वेश्चन 2023 में रिपीट हुआ। अब देखो मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है, इसका थोड़ा बहुत आप डिटेल में पढ़ लोगे तो ये तो मैंने बताया भी था उस दिन आप लोगों को। ठीक है, ये याद करो क्रिप्स मिशन कब आता है, 1942 में। उसके बाद में क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा। अब इसमें क्या था, ये डोमिनेट स्टेट की बात कर रहा था, ये भारत को मतलब पूर्ण आज़ादी नहीं देना चाह रहा था। ठीक है, तो बस आंसर। अब देखो ये तरीके से याद रखोगे तो आराम से क्वेश्चन कर लोगे। अब मैंने इसका स्टोरी बता दिया हूँ आप लोगों को पहले। ठीक है चलो आगे देखो। देखो दो ऑप्शन, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, भारत को डोमिनेंट स्टेट देना चाहिए। मुझे बताओ अंग्रेज क्या चाहेंगे, अंग्रेज हमेशा नेगेटिव चश्मे से, वो पॉजिटिव देना चाहेंगे भारत को, नो नेगेटिव। इस तरीके से भी आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। स्वतंत्रता प्रदान करने के पहले भारत को दो भागों में विभाजित कर देना चाहिए। पहली बात यहाँ पे याद रखना कि ये चाह रहे थे कि उस टाइम ठीक है पाकिस्तान को पावर दे दिया जाए, पर अलग जो है भारत की बनाने की बात करते ही नहीं। कैबिनेट मिशन आता है वो भी एक ही बात करता है, भारत की शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वो राष्ट्रमंडल में शामिल होगा, ऐसी बात करता ही नहीं। पहली बात गणतंत्र की बात करता ही नहीं है, ये तो याद रखना डोमिनेंट स्टेट की बात करता है, ये चीज़ याद रखना। चलो अब ये इस क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसे ज्योग्राफी में भी कर सकते हो, आर्ट एंड कल्चर में भी कर सकते हो। यही क्वेश्चन 2019 में रिपीट हुआ था, अपन कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को। देखो पहली बात, ठीक है, 5 मिलान वाले क्वेश्चन है, ये मिलान वाला है। अगर 5 स्टेटमेंट वाला होता तो उसमें 3 ही होते हैं आंसर। पहली बात तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब देखो चलो कोई नहीं, अब ये ना ये हिस्ट्री का जो मैप भेजा हो ना उससे सोल्व होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो तिरुपति के मंदिर आपको पता होगा, याद रखना ये चीज़। वेंकटेश्वर मंदिर है वहाँ पे, याद रखना आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और रॉयल सीमा याद रखना ये आंध्र प्रदेश की है। अगर थोड़ा बहुत ही पता होगा आपके बारे में, याद रखना रॉयल सीमा चित्तूर में है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चलो नहीं पता कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। अब देखो ध्यान से समझना, मैंने कितनी बार बोला है इस टाइप के जो क्वेश्चनों में जो है आपका एलिमिनेशन से आंसर आएगा। मतलब एक जो ऑप्शन ऐसा दिया होगा जिससे जो है आप उसको काटोगे आंसर आ जाएगा, ये हमेशा याद रखना। देखो नासिक कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। बस अब ये देखो ये क्वेश्चन कैसे आपको हेल्प करवाएगा। मालवा का पठार मैंने कल भी करवाया था, याद आया जब फिर नर्मदा ने बोला था MP। जैसे चौथे को काटोगे आप आंसर आ गया। मैंने बोला था ना एलिमिनेशन से आंसर आता है, एक काटो आपका आंसर मिल जाएगा। और मालवा का पठार याद करो, पहले भी UPSC ने पूछा है। शिरडी मंदिर याद करो, साईं बाबा का मंदिर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। नासिक महाराष्ट्र में है। ठीक है, अहमदनगर है वहाँ पे है। विदर्भ कहाँ पे है। चलो मैं एक और चीज़ तुम्हें बताता हूँ, ध्यान समझना। शिरडी का जो मंदिर है ना मुंबई के पास में है, मतलब मुंबई के जो इलाका है वो वहाँ पे है। और ये जो विदर्भ है ना, ये विदर्भ वाला इलाका इधर है, जो सूखा इलाका है महाराष्ट्र का। ठीक है, दूसरा खुजारो मंदिर तो मैंने कल भी, देखो याद करो कल भी आया था, MP में है खुजारो का मंदिर। मैंने बोला था चंदेलों के द्वारा बनाया गया। बुंदेलखंड भी MP में है, याद रखना चाहिए। खुजारो का मंदिर आपको वहीं मिलेंगे। बोध गया कहाँ पे है, बिहार में है। बघेलखंड, भाई बघेलखंड कहाँ पे है,
हमारा क्षेत्र है। हाँ तो ये तो एमपी में हो गया ना, तो ये भी गलत है। सतना जबलपुर ही आता है। हाँ, बघेलखंड अब तो सोचो, जबलपुर का। अब सोचो ना, ये ऐसे ही गलत हो गया, बहुत गए काटोगे उससे भी आंसर आ जाएगा। तो मैंने हमेशा बताया कि याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन जो है एलिमिनेशन से होते हैं। बस अब आपको थोड़ा बहुत देखो ना, मैंने कल करवाया भी था मालवा का पठार, देखो डायरेक्ट वहाँ से पेशेंट क्वेश्चन पूछा है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। चलो हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन चलो देखो कर लो, देखो ध्यान देखना। हाल ही में बना द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला चलचित्र किसके जीवन चित्र पर आधारित है? अब देखो थोड़ा बहुत भी अगर आपको पता है ना, जैसे मैंने वो मूवी भेजा भी था आप लोगों को पहले, कभी अभी तो नहीं भेजा मैं पहले, हाँ वो मैंने भेजा था आप लोगों को ना। देखो सुनो, पहली बात है ना, इसमें देखो सीवी रमन को याद रखना कि रमन इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार मिलता है, ठीक है। अब ये इन्फिनिटी द मैन वो नो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब अनंत की बात कर रहा है, अनंत याद रखना मैथ का है। अब मैथ का विद्वान इसमें कौन है? मैथ का विद्वान इसमें कौन है? एस रामानुजन, याद रखना इतना सा। दूसरी बात मैंने कितने में बोला, जब नया क्वेश्चन बनाए कोई भी याद रख लेना, उसका ये आंसर आता है। अब ये देखो उस टाइम में इनको पुरस्कार मिला, मूवी बनी थी तो नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है तो ये आंसर याद रखना ही चाहिए। चलो ठीक है, अब 2017 करते हैं, आज 3 साल के पेपर करेंगे। और अभी मैं फिर बता रहा हूँ, आप लोगों को ऐसा लग रहा है, मजाक लग रहा है भाई यही चीज़ है जिससे आप सिलेक्शन होगा, ये चीज़ याद रख लेना। मजाक नहीं करना है, वो तो कंफर्म करने के लिए, मतलब हम कैसे उसको नहीं कर। अब यही तो चीज़ सोचनी है ना। अब देखो जैसे मैं आज, जैसे वो जो जेम्स प्रिंसेस वाला क्वेश्चन करवाया ना, वो आज ही मैंने देखा, तो ऐसे भाई मेरे को भी नई नई चीज़ें मिलती जाती है तो मैं बताते जाता हूँ। चलो वो हम लोग पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी में 6th की। अरे नहीं देखो, इसमें करंट अफेयर के ज़्यादा क्वेश्चन थे, इसीलिए हिस्ट्री क्वेश्चन कम मिले। और एक और चीज़ नोटिस करना, आगे जाके है ना एंशियंट मिडिवल का पार्ट अब बढ़ते जाएगा और मॉडर्न का काम। 2018 में जरूर मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, लगभग 10-12 क्वेश्चन आए थे, उसके बाद में कम होता जाता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। चलो आ जाओ, अभी तो देखते हैं 2017 का पेपर। चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन अब देखो मैंने कितनी बार उस दिन में मैंने पूरी स्टोरी बता दी थी। अगर देखो जैसे कैसे, अब देखो याद रखना, इसीलिए मैं फिर 12 बताऊँ। देखो कैसे यूपीएससी फेवरेट थीम है, ये ऐसे नहीं बनी है। अब देखो ऋग्वेद कालीन आर्यों के बारे में बात कर रहा है। याद रखना ऋग्वेद कालीन आर्य मतलब कौन से हो जाएंगे? ये रामायण महाभारत, ये वाली बातें याद रखना। ये चीज़ इतना सा कॉमन सेंस सोचो, आंसर निकाल लोगे। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो पहली बार आए थे, धरती पर निवास किए थे, सभ्यता बनाई थी, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। कि संस्कृति के बीच अंतर के संबंध, मैंने कितनी बार बोला है, अंतर का जब भी क्वेश्चन आता है तो वो इंटरचेंज करता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। दूसरी बात, कभी भी सारे आंसर तो कभी नहीं होंगे, ये चीज़ याद रखना। जब भी अंतर वाला क्वेश्चन पूछेगा याद रख लेना, कभी सारे के सारे सही नहीं होंगे, चाहे साइंस का क्वेश्चन हो, वो कोई सा भी क्वेश्चन हो। अब ध्यान से एक एक चीज़ को पढ़ो। देखो ये तो ट्रिक वो भी लग रही है, याद करो मैंने कल कितनी बार लगाई थी। अब ये देखो, ये मेरा माना कि ये मैं चीज़ें नहीं बताऊँ ज़्यादा अच्छा है। 1 3 देखो 3 बार आ रहा, 2 ही बार आ रहा, तो 2 की पॉसिबिलिटी कम होगी, और 1 3 3 बार आ रहा तो दोनों जरूर आएंगे, आंसर आ गया। पर ये चीज़ें बाद में, पहले अपनी अब ये ना पहले यहाँ पे मत पहुँच जाया करो अब ये गलती है ना, मैं यहाँ सिखा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पढ़ो, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्रण हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यताओं के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। मैंने बताओ, रामायण में, महाभारत में याद करो, महाभारत तो पूरी देखी होगी आप सब लोगों ने, उसमें लड़ाई होती है तो वो यूज करते हैं नहीं करते, कवच का, और हेलमेट पहने रहते हैं। याद करो, भीम को जब मारा जाता है, ये सब चीज़ें याद होगी आपको, ये एकदम सही बात है। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भाई पहली बार आए हैं धरती पे, धीरे धीरे कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। जैसे ये क्वेश्चन है ना, तो ठीक है, जैसे आप सही बता रहे हैं। अगर अपने दिमाग से करते हैं तो मैं सोचती, अच्छा ये करते थे, ये इनका वो नहीं होता था, मतलब दिस एंड दिस नॉट वाली लग जाती है। नहीं, यही तो गलत बात है ना, लॉजिकली सोचो ना आप, ठीक है। आगे देखो, ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था। चलो ठीक है, मान लिया जाए इनको ज्ञान था, ठीक है, सोने का भी ज्ञान था, चांदी का भी, ताम्र का भी ज्ञान था, ठीक है। जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल तांबे और लोहे का ज्ञान था।
अरे मुझे बताओ, अगर आज ही कोई हिस्ट्री में मिल जाए, कोई नई चीज़ हो गया इतिहास में, अरे पहली बात तो याद करो, अपने को पता भी है किस चीज़ का, इनको तांबे का गांव हाँ तांबे का ज्ञान तो था ही ना इनको, एक केवल लगा के तो इन्होंने बहुत एक्सट्रीम कर दिया ये चीज़, तो ये तो गलत होगा। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गए। अब आगे देखो, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, मैंने बताया भी था उस दिन, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी लोग इस पशु को जानते थे। हाँ, ये चीज़ याद रखना, अभी ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है। और मैंने उस दिन भी इस क्वेश्चन जब करवाया था, मैंने बोला था कि ऐसा, जैसे ये तो याद करो, युद्ध हो रहे थे, युद्ध में घोड़ों पे बैठ के तो युद्ध करते थे ये लोग, याद करो महाभारत रामायण देखो आप, उसमें रथ किससे चलता था, तो ये बात तो सही है। और दूसरी बात है भाई, अपन पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, इस पशु के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती अपने को। हाँ, PYQ और PYQ जब वहाँ पे बोला ऑलरेडी कि भाई घोड़े के बारे में इनको जानकारी नहीं, तो यहाँ पे कैसे गलत कर देगा इस चीज़ को, तो ये चीज़ याद रखना। 12th पार्ट 1 में दिया हुआ है। हाँ, वो दिया हुआ भी है, पर आपने PYQ में भी तो किया है ना, ये चीज़ भी याद रखो। चलो आ जाओ आगे, अब बढ़ो। मोदी मणिपुर संकीर्तन, अब देखो मणिपुर संकीर्तन, अब देखो याद रखना, देखो कैसे रिपीट होते हैं PYQ। मणिपुर संकीर्तन, अब देखो उधर भी याद आया था, चलो ठीक है कोई नहीं। अब देखो ध्यान देखना इसमें कैसे ट्रिक लगती है, बहुत अच्छे तरीके से समझना। मणिपुर संकीर्तन, मणिपुर के बारे में चलो ये तो छोड़ दो, संकीर्तन क्या होता है, इसका वर्ड का मीनिंग समझो पहले। हम जब इस्कॉन में रहते तो यही काम करते थे। कीर्तन क्या होता है, सब लोग जो साथ में गाते हैं हरे कृष्णा हरे रामा, वही संकीर्तन है, याद रखना ये चीज़, ठीक है, पहली बात। अब आगे देखो, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कैसे आंसर आएगा। अब देखो यहाँ पे अगर वो देखो दो ही बार आ रहा है, एक और तीन बार आ रहा है, उस तरीके से आंसर देखो 1 3 आ जाएगा, पर वो मैं नोटिस करवा रहा हूँ, ये चीज़ ऑब्जर्व करते रहे, ठीक है। यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। संकीर्तन, कीर्तन का मतलब भी क्या हुआ भाई, नाचना और गाना, ठीक है, तो ये एकदम सही बात है, यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है, ठीक है। आगे देखो, केवल वर्ड, केवल करताल, वह एकमात्र, ये देखो एक्सट्रीम वाद्य यंत्र जो प्रदर्शन, मैं खुद किया हूँ, मैं खुद बजाया हूँ, करताल भी मैं बजाता था, एक मृदंग होता है वो भी बजाया जाता है, इसमें हारमोनियम भी बजा सकते हो आप, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, गलत, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब ऐसे भी देखो एक्सट्रीम वर्ड है, इससे काटो आप। यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। देखो ये देखो ध्यान से समझना, पहली बात तो संकीर्तन इसी से ही जुड़ा हुआ है। और यार को UPSC 2019 मेंस में भी क्वेश्चन पूछा था चैतन्य महाप्रभु के बारे में, तो वो इसी संकीर्तन से ही जाने जाते हैं, और वो यही करते हैं, भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए डांस करते हुए, संकीर्तन करते हुए जंगलों में जाते हैं। वहाँ पे सोचो इनके साथ जो है, मतलब ये जो है साक्ष्य है इन चीज़ों के, ऐसा नहीं है, उनके साथ शेर जो है, पूरे जानवर के जो है सब नाचने लग जाते थे उनके साथ, तो ऐसे फेमस इसलिए हुआ ये चीज़, और UPSC 2019 में क्वेश्चन पूछा भी है। चलो आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन जो है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने संबंधी, वो कितनी बार इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। रैयतवाड़ी लॉर्ड कॉर्नवालिस से किससे था भाई, स्थायी बंदोबस्त से, काटो। और मैंने कितनी बार बोला है, इस टाइप के आंसरों में ऐसे ही एलिमिनेशन से आंसर आता है। और मैंने बोला था अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, कितनी बार क्वेश्चन करवा चुका हूँ। और याद रखना कहाँ पे लागू किया गया था, इस रैयतवाड़ी मद्रास में लागू किया गया था, ठीक है, उसके बाद में बम्बई में लागू किया गया था, असम में, ठीक है, कुर्द में लागू किया गया था, और कुछ पार्ट के बंगाल में लागू किया गया था, ये चीज़ याद रखना। अब ये क्वेश्चन देखो कितनी बार मैं करवा चुका हूँ, अब ये गलत नहीं होने चाहिए। चलो आ जाओ, अब ये क्वेश्चन देखो। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे आप, कैसे ज़रूरी है। 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम है, ठीक है, व्यापार को लेके क्या हो रहा है, विवाद हो रहा है, ठीक है, उसके लेके कोई अधिनियम बनाना चाह रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट, 1929 की बात है। अब देखो ध्यान से लॉजिकली सोचो, इससे पहले क्या हो रहा था, साइमन कमीशन आया था 1927 में, याद रखना ये चीज़, 1927-28 में आता है, ठीक है। 1928 में याद करो कि नेहरू वाला उद्देश्य प्रस्ताव आता है, नेहरू का जो थे, ठीक है। अब देखो 1929 में याद रखो कि कराची में अधिवेशन होता है, उसमें पूर्ण स्वराज्य के घोषित किया जाता है, ठीक है। अब इससे स्वाभाविक सी बात है क्या होगा कि जो मान लो मेलों में जो मजदूर है वो लोग भी क्या करेंगे, आज़ादी के लिए मांगे करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अगर ये सब चीज़ें नॉलेज रखोगे कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा, ध्यान से देखना। दूसरी बात, अंग्रेजों को अपने को नेगेटिव नज़रिए से देखना है। अब देखो कैसे सोल्व होगा, ध्यान देखो। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, भाई अगर ये चीज़ तो पॉजिटिव चीज़ हो जाएगी, अंग्रेज ये चीज़ करने चाहेंगे क्या, कभी नहीं करने चाहेंगे। औद्योगिक झगड़ों के दमन के लिए प्रबंधन के पास मनमानी करने की शक्ति, चलो ठीक है।
मुझे बताओ ये चीज़ अगर वो मनमानी करने लगे, ये मनमानी वर्ड तो ऐसे वेगस स्टेटमेंट है, मतलब मनमानी का मतलब तुम जैसे मान लो, खुद ही सोचो, मतलब ये चीज़ वर्ड को समझो, मतलब थोड़ा मैं हार्श स्टेटमेंट यूज़ करूँगा, पर आप खुद सोचो ये चीज़ के लिए। जैसे मान लो कि दमन के लिए प्रबंधन, मान लो कि कोई भी अधिकारी है, उसके पास मनमानी करने की शक्ति, मुझे बताओ आज भी आती है कि किसी को मनमानी करने की शक्ति? भाई एक कोई भी जो है दायरा रहता है, जैसे मान लो कि उसमें कोई महिलाएं वर्कर काम कर रही हो तो उनके साथ कुछ भी करेंगे। आप खुद ही सोचो इतना लॉजिकली, और उसके लिए कोई एक्ट बनाया रहा है, तो भाई इतना गलत तो कभी नहीं होगा ना, इतना गलत तो कभी नहीं होगा, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ठीक, आगे देखो, व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप। अगर भाई ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करोगे तो सभाई सी बात हो, मजदूरों के बारे में थोड़ा बहुत कुछ तो निर्णय देगा, कुछ तो भारत के लिए पॉजिटिव है, तो ये चीज़ सही करेंगे। और ऐसे मुझे बता, ब्रिटिश न्यायालय द्वारा, ये तो अधिनियम की बात है, ये कहाँ पे ब्रिटिश न्यायालय में क्यों लेके जाएंगे इस चीज़ को? ठीक है, आगे देखो, अधिकरणों ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। हाँ, ये हुई ना बात, हड़तालों पे रोक लगाएंगे। क्यों? मैंने क्या बोला, उस टाइम क्या हो रहे थे, 1929 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग हो गई थी। अब नेहरू चाहेंगे कि जो मिलों के मजदूर है ये सब भाई हड़ताल करो, हड़ताल करोगे तो अंग्रेजों पे दबाव बनेगा, दबाव बनेगा तो ऑटोमेटिक वो है झुकेंगे। परंतु यही अब ये चाह रहे हैं, अब भाई ऐसा होगा फ्यूचर में, अभी इनको रोक दो, हड़तालों पर रोक लगा दो, अगर हड़ताल पर गए तो आपका जो है सैलरी नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ तो होगा, ये तो ज़रूर होगा। तो ये चीज़ याद रखना, इस तरीके का नेगेटिव अप्रोच से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये चीज़ हमेशा आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, थोड़ा बहुत उसके आगे पीछे का नॉलेज रखो क्वेश्चन के, भाई उस टाइम हिस्ट्री में क्या हो रहा था, तो थोड़ा बहुत भी आप करोगे तो उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ये चीज़ याद रखना। चलो और कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं, आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ पे देखो, फिर फैक्ट्री एक्ट से क्वेश्चन पूछा, इसमें देखो वही पॉजिटिव नेगेटिव अप्रोच अपनाओ, आपको डायरेक्ट जो है क्वेश्चन मिल जाएगा, ये चीज़ याद रखना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, फैक्ट्री एक्ट जो है 1881 का है। ठीक है, ध्यान से देखना, औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने की दृष्टि से पारित किया गया था। अब मुझे बताओ यहाँ देखो ध्यान से समझना, हड़तालों पे रोक लगाई जा रही है। 1929 की बात है, जब भारत आज़ादी के पास इतनी नज़दीक आ रहा था। 1881 में मुझे बताओ ये मजदूर संघ बनाने देंगे भारतीयों को? खुद ही सोचो, भारतीयों को बनाने देंगे? कभी नहीं बनाने देंगे भाई, ये चीज़ याद रखना, गलत। ठीक है, अब दूसरे देखो, एमएन लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। देखो कितना नॉर्मल स्टेटमेंट बना रहा है भाई, आगे था भाई, हाँ ठीक है कोई भी होगा, अरे यहाँ पे किसी का भी नाम लिख दो, आप किसी का भी नाम लिख दो, अगर ये वर्ड जोड़ दिया भाई आगे था, ठीक है। मान लो कि अब मुझे बताओ, इस स्टेटमेंट को गलत करने के लिए यूपीएससी को भाई बहुत रिसर्च करना पड़ेगा कि एमएन लोखंडे, मान लो जैसे मान लो मेरा ही नाम था, मेरा नाम नहीं मतलब अगर मैं मान लो उस टाइम में मैं जन्मा था और मेरे बारे में ये है कि अग्रगामी था, मुझे बताओ कि इस चीज़ को गलत करके बता दो। मैंने मान लो कि किसी बुक में बोला, या मान लो मैंने किसी जगह बोला कि हाँ मैं मजदूरों की हिमायती हूँ, अब खुद ही सोचो ना, कभी भी ये गलत स्टेटमेंट नहीं होगा। दूसरी बात मैंने कितने में बोला, पहला गलत दूसरा सही, ये चीज़ें माइंड में रखना हमेशा। ठीक है, अगर अम्बेडकर जी का नाम जोड़ देगा तो कोई नहीं, ये चीज़ हम समझो। पहली बात, वो यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट बनाएगा नहीं, ये चीज़ समझो भाई। अग्रगामी था, अग्रगामी का मतलब भाई वो थोड़ा आगे बढ़ के बस वो मजदूरों की बात कर रहा था, उसमें क्या दिक्कत है मुझे बताओ। ये नहीं बोला कि उसने संस्था बनाई, फैक्चुअल स्टेटमेंट नहीं है, ये चीज़ याद रखना भाई। ये उनके अधिकारों के लेके बात कर रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, ध्यान से समझना। और आज जो संडे की छुट्टी मिलती है सर ना, वो एमएन लोखंडे की वजह से ही मिलती है, उन्होंने ये अधिकार दिलवाया। हाँ ये बात भी सही है। अब देखो रुको, एक और चीज़ मैं लॉजिक बताना भूल गया यहाँ पे, देखो ध्यान से समझना। क्या मिलता है उनकी वजह से? संडे की छुट्टी इसी के कारण जो हुई थी। देखो इधर फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए, देखो यहाँ पे देखो मैं कितनी बार एंड लगा के जोड़ रहा था, गलत करने का प्रयास करता हूँ। कामगारों को मजदूर संघ बनाने की दृष्टि से पारित किया गया था। मुझे ये बताओ, जब ये सब अगर पारित हो जाएगा तो ये क्यों विरोध करेंगे? ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना। अगर इतनी अच्छी अच्छी बातें कर देंगे तो मुझे बताओ इनको फिर क्या जरूरत है आंदोलन करने की? लॉजिक लगाओ, क्या जरूरत है? तो अंग्रेज अगर पहले से ही प्रावधान कर देते कि यूनियन बनाने का, तो महात्मा गांधी को क्या जरूरत थी बाद में जीपीएससी में वो ऐड करने की? और दूसरी बात इधर भी देखो ना, 1920 में बनती भी है मजदूर संघ को, इनको लेके बनती भी है। अब देखो ये क्वेश्चन याद रखना,
देखो ध्यान से 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। देखो कभी भी याद रखना कि कमेटी क्या होती है, अनुशंसा देती है। अब ध्यान देना ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, लॉजिकली सोचना। अब देखो 1927 में याद रखना कौन आया था, साइमन कमीशन। ध्यान से समझना ये चीज़ को। साइमन कमीशन क्या डिसाइड करने आया था, 1919 के एक्ट का रिव्यू करने आया था। 1919 एक्ट में क्या था, प्रांतों को देश शासन दे दिया गया था, याद करो कि सेंट्रल पे था, ठीक है। ये उनकी अनुशंसा करने आया था। मतलब ये किसके बारे में बात करने आया, सेंटर और स्टेट के बारे में बात करने आया था। मुझे बताओ जो रियासतें भी तो थी, अब उनके बारे में भी तो होगा ना भाई, उनका क्या होगा, तो उनके बारे में अध्ययन करने के लिए आएगा नहीं आएगा, मुझे बताओ। अब देखो ध्यान समझना, केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना, ये तो साइमन कमीशन आया है भाई इसके लिए, ये चीज़ समझो, ठीक है। दूसरी बात, अब देखो मैं बता रहा हूँ टिकट, केंद्रीय प्रांतीय, केंद्रीय में देशी रियासत, इन दोनों में से आंसर होगा, ये दोनों आंसर नहीं होगा। यहाँ पे तो अपने पता लगे, इसलिए साइमन कमीशन आया था। भारत सरकार में देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना पॉजिटिव बात है, मतलब सबाई सी बात है, वो चीज़ तो करेंगे ना, ताकि अंग्रेजों के हिमायती बने रहे वो लोग। अब सोचो कैसे आंसर आ रहा है, ये चीज़ याद रखना। देखो मैं इसीलिए फिर बार बता रहा हूँ, वो पता होना चाहिए उस टाइम फ्रेम में क्या क्या हो रहा था, ये चीज़ हमेशा याद रखना। केंद्रीय प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना, भारतीय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियाँ निश्चित करना, भाई ये तो 1858 में उसी के एक्ट में ही हो चुका था। राष्ट्रवादी प्रेस पर सेंसरशिप व्यवस्था अधिकृत करना, 9। देखो ये चीज़ लॉजिक समझो, इन दोनों में से ही आंसर होगा। और इसके लिए पता है कि साइमन कमीशन आया था, तो खत्म बात, बटलर कमेटी। अगर आप ना पीवाई को जाके देखोगे ना, पहले का पीवाई की बटलर कमेटी ने यूपीएससी ने मेंस में बहुत बार पूछा है, बहुत बार। पहले की पीवाई की अगर आप थोड़ा बहुत पे देखोगे ना, 1979 उस दौर में बहुत बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। चलो आगे बढ़ो, कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी हो जाएगा वो क्वेश्चन। अब आओ इधर, अब ना इस टाइप के क्वेश्चन आपको आगे जाके बहुत सारे मिलेंगे, ये चीज़ याद रखना। मिलान वाले, जैसे यूपीएससी ने आपकी बार भी पूछा था इस टाइप का। तो निम्नलिखित खत्म विचार कीजिए कौन से सही युग्मित है, ध्यान से देखना। अब इसमें कैसे क्या ट्रिक लगेगी, ध्यान से देखना। अब देखो राधाकांत देव थे, अब देखो मैंने वही चीज़ यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी मेथड लगेगा। फ्रीक्वेंसी मेथड देखो 1 और 3 जो है 3 बार लगेगा, और 2 है जो 2 ही बार दिया है आंसर। तो ये भी देखो, जहाँ पे अगर मान लो अभी देखो इस क्वेश्चन में आपके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, अभी आपको यही लगाना पड़ेगा। फिर भी मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। इसका एक चीज़ लगता है, कहीं कहीं नहीं लगता है ये वाला, कहीं कहीं लगता ही नहीं है ये वाला। जो ये फ्रीक्वेंसी आ रही है मिलान वाले टाइप में, उस टाइम में ज़्यादा देखा करो, ठीक। कभी कभी मतलब हिस्ट्री में तो खास तौर से देखना, हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, फोरों में नहीं, पर हिस्ट्री में जरूर देखना। पर मैं फिर बताऊँ उस पर मत जाओ, मेन तो कंटेंट पे उस पर जाओ। देखो राधाकांत देव थे, ठीक है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। मान लो कि अपने को नहीं पता है। अब देखो ये ऐसा चीज़ आप कहीं पे भी हिस्ट्री में नहीं पढ़ पाओगे इनके बारे में, ठीक है। अब देखो गुजल लक्ष्मी नरसु चेट्टी, अब देखो ना इसके बारे में ज़रूर यहाँ से आइडिया लगता है कि ये कहाँ से थे, ठीक है। मद्रास महाजन सभा के संस्थापक नहीं थे ये, याद रखना कि ये थे मद्रास नेटिव एसोसिएशन के, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अब देखो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। अब देखो मुझे बताओ, ध्यान समझना। मान लो देखो अब ये क्वेश्चन जो है ना कोई ट्रिक लग रहा है, इसमें कुछ नहीं लग रहा, तो मैं कितनी बार बोला हूँ यूपीएससी यहाँ से हेल्प करती है। वो किन क्वेश्चनों में हेल्प करती है, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब भाई ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, ना नॉलेज से कर पाओगे, ना कोई ट्रिक से होगा, ना कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। फिर भी मैं ट्रिक लग रही है उसमें, मैं बताऊंगा अभी। चलो देखता हूँ तुम लोगों को, मुझे तो दिख गया। अब मुझे बताओ इसमें क्या ट्रिक लग रहा, कोई बताओ तुम लोगों को। मैं देखता हूँ ना तुम लोग भी अपना दिमाग चलाते हो नहीं चलाते हो। क्या हो गया, क्या हो गया? इंडियन एसोसिएशन। नो और सर जो ऑप्शन 3 है वो 3 ऑप्शन में है, तो शायद इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी सही होने की। हाँ ये तो है ही, वो तो 1 वाला मैंने बताया था। इसके अलावा बताओ और देखता हूँ। चलो एक ने ये पकड़ा, रुको, एक ने ये पकड़ा इंडियन एसोसिएशन, तो ये दोनों एक आ जाएगा। चलो ठीक है, और पकड़ो, देखता हूँ कौन कितना, अभी पता लगेगा तुम लोगों का। हाँ बताओ सर, जैसे चेट्टी दिया है ना, तो मद्रास से मतलब ले सकते हैं आप, उधर से दक्षिण भारत से। अरे वो तो दक्षिण भारत है, वो तो है ही ना, पर उसको गलत कैसे साबित करोगे आप? क्योंकि मद्रास महाजन सभा इन्होंने बनाई थी, मैंने पढ़ा था इसको कहीं। अरे ना, अब देखो बस ये है ना, अब तुम लोग नहीं लगा पा रहे हो ट्रिक, इसीलिए मैं फिर बार बार बता रहा हूँ भाई, खुद से बैठ के क्या करो क्वेश्चन, मेरे से सीखो और लगाने का सोचो। अब देखो ध्यान से, यही ट्रिक मैंने 2024 में लगाई है, मेरा क्वेश्चन सही हुआ था। अभी मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना।
सभा के संस्थापक थे, सभा के संस्थापक थे। मैंने क्या बोला, जब सिमिलर टाइप के दो चीज़ें बोल रहा तो उन दोनों में से एक ही आएगा। अब जो 2 और 3 में से एक ही आएगा, दोनों तीनों एक साथ में नहीं आएंगे। आंसर कास्ट फैक्टर भी काम कर रहा है बनर्जी और देव में। अरे नहीं, वो छोड़ो, ये चीज़ मुझे बताओ 2024 में भी लगाया था, याद आया? विमान पतन वाला 2024 का क्वेश्चन, और मैंने उसमें बोला था 2 है, 2 सिमिलर दिया है, उन दोनों सिमिलर में से एक ही आएगा। अब देखो ये जैसे ट्रिक लगाओगे आप, 2 और 3 एक साथ नहीं आएगा, पर 2 और 3 में से ज़रूर एक आएगा। अब बस 2 और 3 में से एक ज़रूर आएगा, 2 3 एक साथ नहीं आएंगे। आंसर ऐसे हो ही नहीं सकता। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, यूपीएससी भाई हेल्प करती है, ये माइंड में आप अपना ठूस लो जैसे खाना पेट में ठूस लेते हो वैसे ठूस लो भाई, कैसे भी यूपीएससी हेल्प करता है। आप देखो मैंने आपको सिखा दिया यहाँ पे। अब फिर देखो, अरे यही चीज़ है कि पिछली बार बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मैं देख रहा हूँ कि सर ने पिछली बार तो कराया, अभी क्या नया करवाएंगे तो हम क्या क्लास देखें। अब ये जाके देख लेना, पिछले साल मैंने ये करवाया भी नहीं, ये अभी की नई उपज है ये। तो भाई मैं भी सीखता हूँ, आप ये लोग ये क्यों नहीं समझते? मैं भी समय के साथ अपने आप को इवोल्व करता हूँ भाई। भैया पीवाईक्यू में सही बोल रहे हैं, अगर मद्रास महाजन सभा वाला पता है ना कि किसने बनाई है तो भी ऑप्शन कट जा रहा था। हाँ चलो वो तो मैं तो बता रहा हूँ, रुको 1 मिनट, ये तो मैंने बताया नहीं, इस पर थोड़ा R&D तो करवाना था। रुको देखो इधर, देखो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे, याद रखना 1876 में बनती है ये चीज़, ठीक। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, हाँ ये चीज़ याद रखना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी है ना, इसके बारे में स्टोरी समझो। जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी है ना, जो इसी के जो है उसका कुछ हो रहा था, मतलब इसी की जो है बैठक हो रही थी, इसीलिए वो 1885 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, नहीं तो इन्हीं को अध्यक्ष बनाया जाता उस टाइम, याद रखना। शायद यही अध्यक्ष थे क्या? पहले अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस का? पहला अध्यक्ष कौन था बताओ? शायद यही थे। नहीं, कौन था? चिदानंद करके डब्ल्यूसी बनर्जी थी। रुको आना, दूसरे में ये होंगे, शायद दूसरे में होंगे, पहले में नहीं तो दूसरे में है ये। एक बार देखो दूसरा कौन था, उसके पीछे मैं एक स्टोरी बताता हूँ। ये यार अरे ना, इसी को है ना पूर्ववर्ती कांग्रेस भी बोला जाता है इसको, इसी के हाँ सर, यही है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आज जो अपन कांग्रेस देख रहे हैं ना सर, हाँ, ये उस समय जैसे आज सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उस समय सबसे बड़ी पार्टी इंडियन एसोसिएशन थी। हाँ, इसलिए ना का विलय हुआ अन्य छोटी पार्टियों में, तो फिर जाकर कांग्रेस का निर्माण हुआ। और ये याद रखना कि पूर्ववर्ती कांग्रेस थी। दूसरी बात याद रखना कि 1885 में इसलिए पार्टिसिपेट नहीं ले पाते, और अगले में इन्हीं को ही बनाया जाता है। एक बार देखो 1886 में किसको बनाया गया था अध्यक्ष? इन्हीं को बनाया जाता है सर 1886 में तो दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था। हाँ, दादा भाई नौरोजी है ना। पहले में कौन था? बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी सर। हाँ ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि ये इसीलिए पहले में जो है ना पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, शायद इसी का जो वो था, कुछ ऐसा मामला होता है। परंतु इसको ना इंडियन एसोसिएशन को पूर्ववर्ती कांग्रेस भी बोला जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, बस इतना। दूसरी बात 1876 में बनती है ये, ठीक है। दूसरी बात याद रखना, इसमें 2 मेंबर और थे। 1924 में इनको बनाया गया। 1924 इंडियन एसोसिएशन? नहीं 1876 में सुरेंद्र बनर्जी। अरे ये सही है 1876 भाई, मैं वेरीफाई करके लिखा हूँ, ठीक है। दूसरी बात इसमें देखो 2 मेंबर और थे, एक आनंद थे और एक मोहन बोस थे। हाँ सर, आनंद और मोहन बोस थे, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब देखो ये राधाकांत देव वाले याद रखना, ये बनता है 31 अक्टूबर 1851 में, ठीक है। याद रखना ये चीज़, ठीक है। अब ये देखो, ये तो है गुज्जर लक्ष्मीनाथ चेट्टी है ना, ये याद रखना मद्रास नेटिव एसोसिएशन के वो होते हैं मेंबर, मद्रास नेटिव एसोसिएशन के, ठीक है। और ये बनती है 1849 में, ठीक है। अरे मद्रास महाजन सभा के संस्थापक याद रखना, ये कौन कौन थे? ये थे वी राघवचारी थे, आपके पास वी राघवचारी थे, ठीक है। और जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, ठीक है। और ये बनी थी 1884 में, याद रखना ये चीज़। मद्रास महाजन सभा जस्ट कांग्रेस 1 साल पहले बनी थी 1884 में। तो इसके वी राघवचारी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, और थे पहना करना अनंत, क्या नाम है, चार्लू करके नाम थे, और नाम भी हाँ ठीक है। तो वो चीज़ याद है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, पर वो ट्रिक याद रखना, मैं फिर बार बता रहा हूँ। अब आपको ऐसे देखोगे, देखो आगे आना है 2018 का भी करेंगे आज, उसमें एक और ट्रिक बताऊंगा, और आगे जाके वही ट्रिक जो आगे भी लग रही है। और मैं पहले बता रहा हूँ, जो ये ट्रिकों को याद रखा करो, यही कि क्वेश्चन जो है देखो 2024 में भी आपकी बार ये वाला इसी टाइप की ट्रिक लगी थी।
याद आया? उसमें पूछा था, चाहे इसी टाइप का क्वेश्चन था वो। चलो आ जाओ इधर। अब देखो ये क्वेश्चन भी जो आगे यूपीएससी ने कितनी बार पूछा है, कितनी बार जाके पूछा यूपीएससी ने। और याद रखना यूपीएससी के इंपॉर्टेंट थीम है पोर्ट, तो मैंने जो मैं भेज दिया ना उसमें है सब, याद रखना ये चीज़, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समंदर पतन था? और मैंने एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से ऑब्जर्व करना है ये चीज़। जब भी है ना मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रहता है, मतलब ज़्यादा उसमें लगे, जैसे आपकी बार आप 2023 का पेपर देखना, ठीक है, 2024 का जाके देखना, ये चीज़ ऑब्जर्व करना। मतलब मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, रुको एक मिनट आपको मैं बताता हूँ। तो 2024 का पेपर खोल के बताता हूँ। ऑड इन आउट से तो कर ही सकते हो आप उसको, चलो छोड़ो अभी, है ना। देखो इधर, अब देखो ध्यान से देखना, एक काकतीय राज्य में था, ठीक है। तो आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए काकतीय राजवंश कहाँ पे था। अगर थोड़ा बहुत अगर आप, मैंने जो मैप भेजे ना सब है उसमें, जाके देखना। और अभी जो नहीं है न्यू एनसीईआरटी उसमें भी है। ये था आपका हैदराबाद के पास। बस अगर आपको इतना सा इन्फॉर्मेशन पता है ना, तो याद रखना हैदराबाद जो आज का तेलंगाना है उधर वाला इलाका था, ये था, ठीक है। अब देखो महत्वपूर्ण समंदर पतन था, तो सबाई से बात पूर्वी भाग के बारे में बात कर रहा है अपने को, और ठीक है यहाँ के बारे में बात कर रहा है। अब देखो ध्यान देखना, काकीनाडा ये गुजरात का है, तो गुजरात तो ऐसे काट दो, ठीक है, एक चीज़ याद रखना। आगे देखो मोटूपल्ली, ठीक है। और मैंने कितनी बार बोला ये चीज़ याद रखना, इस टाइप के नाम किधर मिलेंगे आपको। चलो ठीक है, आपको नहीं भी पता, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ो। मछलीपट्टनम कहाँ पे है बताओ? ये तो पता होगा भाई, मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ते हो। कहाँ पे बताओ, मछलीपट्टनम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है। सर्च करके बताओ एक बार फटाफट। ये देखो नेल्लूरू है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, रुक जाओ। नेल्लूरू है, ये कर्नाटक में है, ठीक है, याद रखना। अगर देखो ना, अब देखो ध्यान समझो। अब मैं फिर बारह बता रहा हूँ ये कैसे लॉजिक लगाना होता है। देखो अब जैसे मैं इसमें लगा पा रहा हूँ दिमाग, अब देखो ध्यान देखना। बेंगलुरु को कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है बेंगलुरु, याद आया भाई? ऐसे ही नाम पढ़े हैं आप लोग, ये नहीं समझते हो, हकीकत बात है भाई। ये ऐसे ही नाम पढ़े हैं, याद रखना ये चीज़। ये कर्नाटक में है, काकीनाडा गुजरात में है, ठीक है। अब देखो मोटूपल्ली और मछलीपट्टनम, इन दोनों में से ही आप, मसूलीपट्टनम मुझे बताओ, नहीं आप लोग गलत बता रहे हो। एक बार मुझे ऐसा लगा शायद बंगाल में है, एक बार सर्च करो। नहीं सर, आंध्र प्रदेश में है। मसूलीपट्टनम, बनाना, रुको ये एक बार इसका देखो लोकेशन है ना, समुद्री इलाका तो नहीं होगा। अरे हाँ रुको, इसका एक और मैं बताता हूँ। हाँ ठीक है, ये पहली बात हो ना, ये वो नहीं है, मतलब समुद्री इलाका नहीं। रुको एक बार देखो, ध्यान समझना। पटनम याद आया? पटनम किसके पीछे लिखा है? विशाखापट्टनम, याद आया? अब फिर बार बता रहा हूँ, ऐसे ही चीज़ें पकड़ना आपको, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब मुझे बताओ विशाखापट्टनम एकदम क्या समुद्र के किनारे है? मैप में देखो एक बार। हाँ सर वो है, समुद्र के किनारे जस्ट। हाँ वही मैच होता है ना। सही है, उसी के जस्ट उसी के पास में, समुद्र के किनारे है। जो भी हम देखो, मतलब ये है कि अपन दो ऑप्शन तो आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो मोटूपल्ली है, अरे मछलीपट्टनम में, इन दोनों में से आंसर होगा, तो इसमें बी है, ठीक है। कोई नहीं, एक आध गलती भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात देखो एक और चीज़ मैं बताता हूँ, इंग्लिश में ध्यान से समझना। देखो एम है, यहाँ पे एम है, ठीक है। यहाँ पे देखो ना, मतलब दो ऑप्शन तो अपने ऐसे भी उधर नॉलेज से भी काट दिए थे, तो इस तरीके से भी आप पूछ सकते हो, मतलब थोड़ा बहुत आंसर के पास ये चीज़ याद रखना। पर हाँ, मैं यही चीज़ मैं बता रहा था, जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन रहता, देखो आप है ना 2023 का पेपर देखना, ठीक है। और अभी इस पेपर में अपन देखें, जहाँ पे मोस्टली अगर ए और डी नहीं आ रहा तो मोस्टली बी आता है आंसर। मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं, आप ऑब्जर्व करो। अभी देखो मैंने इस पेपर में भी करवाया था, तब भी मिले थे, और 2016 वाले किए थे ना, उसमें भी मिले थे। आप ये चीज़ ऑब्जर्व करना, और आगे भी मैं बताऊंगा इस चीज़ को, याद रखना। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। देखो अब ये क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ। देखो मैं ये भाई ऐसे नहीं बता रहा हूँ। यदि आप घड़ियाल कुंड प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं, किस स्थान पे सबसे सही है, कहाँ पे है? चंबल नदी, आया भी आंसर। अरे मैं आगे बहुत क्वेश्चनों में बताऊंगा, ये चीज़ याद रखना। चलो आ जाओ, ये ठीक है।
बोधिसत्व पदम पाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रकार है। मुझे बताओ सबसे ज्यादा बोधिज्म के बारे में 53 क्वेश्चन है क्या? 53 53। अरे हाँ हाँ, रुको 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 रुको, धन्यवाद आपने बता दिया। अरे देखो ये थोड़ा ध्यान रखा करो, ठीक है। देखो इधर, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से सही है। देखो ध्यान से ऑब्जर्व करना। सौत्रांतिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय, मैंने कितनी बार बोला इजीली रिप्लेसेबल, इजीली रिप्लेसेबल, याद रखना ये यहाँ पे बौद्धिज्म का है। अब मैंने क्या बोला, सिंगल फैक्ट हमेशा गलत होता है, ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात एक और चीज़ है ना, जो मैं बता रहा था ना आपको बोधिसत्व वाला, याद आया? वो यही क्वेश्चन, अगर बोधिसत्व को अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन पढ़ोगे तो ये उसी की शाखाएँ हैं, सौत्रांतिक और सम्मितीय, याद रखना ये चीज़। सर्वास्तित्ववादियों की मान्यता थी। अब देखो इसका वर्ड का ही मीनिंग ये है, अब देखो ध्यान समझना। सर्व का मतलब क्या होता है, ठीक है? सर्व का मतलब होता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सबके बारे में जो बात कर रहा है कि मान्यता थी। मैंने कितनी बार बोला, कोई स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करा। दूसरी बात, पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा मोस्टली 100% उसकी प्रोबेबिलिटी सही हो जाती है, चांसेस सही होने की। देखो मान्यता थी कि दृष्टि विषय होगा शायद ये, ठीक है? दर्ग विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः। अब देखो पूर्णतः अगर ये नहीं लगाता ना तो ये गलत हो जाता। अपने बोला पूर्णतः क्षणिक नहीं है, तो इसने नॉर्मल स्टेटमेंट बना दिया है। अपियुक्त तो अव्यक्त सदैव विद्वान रहते हैं। अब देखो ये गलत मत करना, सदैव यहाँ पे इसी ने बोला है, ये इसी को एक्सप्लेन कर रहा है। सर्वसिद्ध मतलब भाई प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में सब जगह रह रहा था तो हमेशा रहेगा ना, ये चीज़ याद रखना। और वो उसने देखो पूर्णतः क्षणिक अगर नहीं होता ना तो फिर एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाता वो। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, जहाँ पे अगर नॉर्मलाइज कर रहा है उसी स्टेटमेंट को तो वो सही होगा, ना कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट होगा वो। चलो ठीक है, आगे देखो। चलो आओ इधर। अब देखो ये क्वेश्चन आपको ना, जो उधर में जो PYQ में थोड़ा बहुत आपको R&D करवाया था उससे बन जाएगा आराम से। देखो मुझे बताओ सबसे ज़्यादा अपने को, देखो एलोरा में अपने को पता है कि जैनिज्म भी है, बुद्धिज्म भी है और हिंदू भी है, ठीक है? पहली बात, अजंता में मोस्टली जो है, मोस्टली किसके बारे में? बुद्धिज्म के बारे में। अब मुझे बताओ बुद्धिज्म के बारे में तो बुद्ध के बारे में बहुत कुछ लिखा होगा वहाँ पे, और बहुत कुछ लिखा तो उसमें से यही तो बोल रहा है कि बोधिसत्व जो है पद्म पाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रकारी है जो है अजंता में। अब देखो यही चीज़ समझनी है, ठीक है? तो ये बुद्धिस्ट स्थल है और सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट के इसके बारे में यहीं मिलता सब कुछ। और ऐसे भी 11th का आर्ट एंड कल्चर की NCERT पढ़ोगे तो पूरा चित्र दिया हुआ है, ये वाला जो वहाँ पे चित्र छपा है ना, वही सेम चित्र भी दिया है, ठीक है? हाँ बोलो। अब देखो सुनो इधर, बादामी याद रखना ये कर्नाटक में है, याद रखना ये चीज़, ठीक है? बाघ याद रखना MP में है, यही आगे जाके क्वेश्चन सोल्व करवाएगा आपका। चलो आ जाओ ये वाला क्वेश्चन देखो। सर 62 रह गया। 62? ये तो मैं पॉलिटी में करवा चुका हूँ ना। चलो ठीक है, फिर भी कर लो इसको, शायद मैंने पॉलिटी में करवाया है ये क्वेश्चन। चलो ठीक है, कोई नहीं, यही क्वेश्चन 2022 में भी आया आगे जाके। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन का सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? मैंने कितनी बार बोला 1919 के एक्ट में, जब दो विषयों को दो ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल में बांट दिया जाता है, ठीक है? बस वही चीज़ है। तो देखो केंद्रीय विधानमंडल को 2 सदनों में विभाजन है, ये नहीं। शासन, शासन याद रखना, 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों शुरू, अरे नहीं। 2 शासक समुच्चय, लंदन में दूसरा दिल्ली में होना, अरे नहीं ये चीज़ नहीं। प्रांतों को प्रत्यायोजित विषय को 2 प्रवर्गों में विभाजन, ये चीज़ याद रखना, ठीक है? ये तो अपने को पता भी है, मैंने उधर पढ़ाई। देखो ट्रिक भी देखो इसमें, आप देखो ध्यान से देखना। द्वैध का मतलब क्या होता है? 2, ठीक है? कहाँ पे बात की गई है, ठीक है? देखो इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में देखो 2 सदनों में विभाजन और 2 प्रवर्गों में विभाजन, तो इन दोनों में से आंसर होगा पहली बात। तो ये तो गया काम से, ठीक? केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन करना, उससे कोई मतलब नहीं है। प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों को ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल में डिवाइड करना, अरे अपन 1919 एक्ट से यही तो सीखते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना। चलो आगे बढ़ो। अब आओ इधर, ये क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना। अब ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, देखो परंपराएं हैं, समुदाय है, उनके बारे में बोला है, ठीक है? अब देखो ना मैं इसमें, चलो ठीक है, मैं चलो नहीं, अब मुझे समझ में आ गया, तुम लोगों ने ऐसे नहीं लगा, तुम लोग भी लगाओ इसमें,
तुम लोग चलो बताओ कौन कौन पहले, कौन, निखिल, चलो निखिल तुम बताओ क्या ट्रिक लग रहा है इसमें। तो बता रहा सर ये और सब लोग सोच के रखो और फिर मैं पूछूंगा, सब बताना अपने अपने अनुसार क्या ट्रिक लग रहा है इसमें। ऑप्शन फ्रीक्वेंसी सर यहाँ से दिख रहा है नंदाराज जो है, मतलब वो गोंडो दिखा रहा है, तो मतलब गाय से ले सकते हैं उसको। नहीं लगा पाए, इस तरह हो सकता है क्या? नहीं छोड़ो। अब नगीना तुम बताओ, नगीना। देखो सर, इसमें बता रहा है संथाल तो सर देखो इधर है झारखंड और छत्तीसगढ़ में, और गोंड भी इधर ही है। पर मुझे इनका तीनों का आइडिया नहीं है। नंदाराज, जात यात्रा, वारी वार करना। चलो ठीक है। चोइला साहिबा उत्सव सर ये जो साहिब होते हैं ना, ये सिंधी और ये जो होते हैं ना सरदार, इनके होते हैं। तो 1 तो होना चाहिए। ठीक है, 1 तो होना चाहिए। और संथाल होना चाहिए। कोई लगा पा रहा है? और कोई सोचो, और कोई ट्रिक लगा पा रहा है? अब देखो तुम लोग है ना, वही मैं फिर बार बता, देखो सुनो, पहली बार चलो एक चीज़ तो ये सही पकड़ा आपने, चलीहा साहिब उत्सव याद रखना, ये जो है सिंधियों का ही है। ठीक है, पहली बात ये चीज़ याद रखना, ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है मोस्टली, प्रॉपर उधर ही है। ठीक है, चलो ये चीज़ आप पकड़ ले। मैंने कितनी बार बोला, देखो इस टाइप क्वेश्चन में ये आंसर कभी नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात अपने को पता है भाई 2 जो है 2 की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, तो 2 तो ऐसे कट गया। अब आंसर इनमें से, इसका मतलब एक को तो आपके बारे, देखो मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, यूपीएससी आपसे ये चाह ही नहीं रहा कि आपको 1 के बारे में पता हो ना 2 के बारे में, आपको 3 के बारे में पूछ रहा, बस आपको 3 के बारे में पता है या नहीं है। अब देखो एक और चीज़ मैं, चलो इसका सेकेंड का ट्रिक बताता हूँ। नंदा राज जात यात्रा, समझो, नंदा देवी याद आया? नंदा देवी पर्वत है जहाँ पे अपना नंदा देवी वो भी है, उत्तराखंड में है ये। अरे ये गोंड तो भाई कहाँ पे है? गोंड आपको मिलेंगे छत्तीसगढ़, एमपी, उड़ीसा में मिलेंगे। गलत, ये याद रखना। नंदा देवी को यूपीएससी पे 2020 में डायरेक्ट फिर क्वेश्चन पूछा। ठीक है, पहली बात। अब देखो दूसरी बात, ये तो गया काम से। ठीक है, ये तो होगा नहीं। अब देखो 1 तो सही हो गया, सोचना ही नहीं है, वो आपसे यूपीएससी जानना भी नहीं चाह रहा। अब देखो ये वाला, ये जो चीज़ है यूपीएससी जानना चाह रहा है आपसे। देखो अब मैं बताऊँ, इसको जैसे काटोगे आंसर भी आ जाएगा। मैंने कितनी, देखो अरे एक चीज़ मैंने सिखाई थी आप लोगों को, कितनी बार तुम लोगों को सिखाऊँ। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मैंने क्या बोला, वो क्या एलिमिनेशन से आंसर आएगा। अब देखो क्या होगा, जैसे मान लो कि आप कहते हो तीसरा काटो तो पहला आंसर आ जाएगा, पहला काटोगे तो दूसरा आंसर आ जाएगा। 2 का तो ऐसी फ्रीक्वेंसी कम है, और वो ट्रिक भी लगा लिया अपने, नंदा देवी तो भाई उत्तराखंड में है, उससे भी कट जाएगा, तो आंसर 1 आएगा। भाई कितनी ट्रिक लग रही है इसमें। अब मैं फिर बता रहा हूँ, लॉजिक सोचो, दिमाग लगाओ भाई, आप लोग लगाते नहीं हो। सही, थर्ड वाली की क्या ट्रिक लगाई आपने? सुनो मैंने क्या बोला, ध्यान से समझो इधर। अगर देखो यूपीएससी को जब भी, अगर देखो पहली बात तो आपसे जानना ही नहीं चाह रहा था कि इसके बारे में आपको पता हो या नहीं पता हो, आपको वही इसके बारे में जानना चाह रहा था। ठीक है, देखो 2 ऑप्शन तो ऐसे जो है कि मेजोरिटी इसकी कम है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि कह तो भाई 2 की मेजोरिटी तो ऐसे खत्म है, तो ये तो ऐसे खत्म हो गया। अब कह तो भाई आपको मान लो फर्स्ट और 3 के बारे में, अगर आप 3 को काटोगे तो समझ बात, आंसर ये आ गया। अगर आप 1 को काटोगे तो भाई 2 आ रहा, 2 की फ्रीक्वेंसी ऐसे ही कम है, अपने को पता नंदा देवी तो भाई उत्तराखंड में है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। इसका मतलब 3 कटेगा। और मैंने क्या बोला, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में एलिमिनेशन से आंसर आएगा, तो एलिमिनेशन से आंसर जब आ रहा है तब 3 को आप काट रहे हो, जैसे 3 को काटोगे आप, आंसर आ गया। और मैंने बताया था ना सर कि ऑप्शन ए जो दिया हुआ है 1 है ना सर, वो जरूर आंसर में होगा ही। तो 1 तो है देखिए सी में, और अपना एक 3 हो जाएगा सर। ठीक है, और 3 में हमेशा 2 सही होते हैं, मिलान वाले में तो हमेशा लगभग 2 सही होते हैं। तो तुम तो सी मारोगे इसमें, सी आंसर है ही नहीं इसका। भाई मैंने जो सिखाया ना, सीखो। मैंने अभी देखो जो लॉजिक बताया ना, वो बहुत खतरनाक लॉजिक है। अब देखो इधर वारा-वारी के याद, समझाइए वाला लॉजिक। देखो सुनो इधर,
देखो पहली बार मैंने क्या बोला, ध्यान समझो। पहली बात तो अभी कभी इस टाइप का आंसर जो है नहीं है। दूसरी बात मैंने क्या बोला, जब ऐसे मिलान वाले आते हैं जो भी है, या मिनिमम जो उस क्वेश्चन की डिमांड होती है उसमें एलिमिनेशन से आंसर आता है, ठीक है। दूसरी बात अपने को ऑप्शन मेथड भी पता है कि जो देखो 2 बहुत कम बार दिया है। दूसरी बात अपने पता नंदा देवी से भी आप काट सकते हो, 2 वाला तो ऐसे गया काम से, ठीक है। अब मुझे बताओ कैसे आपको 1 में से या 3 में से, इनमें से एलिमिनेशन से आंसर इसी में से आएगा, ठीक। कैसे आप 3 को काटो, ठीक है, या 1 को काटो, आंसर इसी से आएगा। अब मुझे बताओ 2 और 3 को काटते ही 3 की फ्रीक्वेंसी भी कम हो गई। हाँ कम हो गई, वही था ना। दूसरी बात देखो, अब जैसे 1 को काटो, आप 1 को काटो तो आंसर ये आ रहा है। तो आंसर अपने को पता है, बी के तो बारे में जैसे पता है, बी तो एक मिनिमम है। दूसरी बात नंदा देवी को अपने को पता है, तो बी तो आएगा नहीं। जैसे आप 3 को काटोगे, हाँ इससे सही हो रहा है। जैसे 1 का तो क्लियर था कि वही सही होगा, पर 2 और 3 के बारे में नहीं पता था। तो नंदा देवी मैंने बोला ना, नंदा देवी तो आपको पता भी होना चाहिए भाई, यूपीएससी 2020 में भी क्वेश्चन पूछा है। हाँ लेकिन नहीं पता है, उस कंडीशन में क्या करेंगे भाई नंदा आपको इतना सोचना। दूसरी बात, चलो मैं एक और चीज बताता हूँ। अब देखो दूसरी बात, मिनिमम ऑप्शन है ना, 2 तो ऐसे नहीं आएगा, ये भी तो चीज सोचो ना आप। अब हाँ, ये 2 तो कट गया। अब ये ऑप्शन है, अब इनमें आप देखोगे तो मेजोरिटी में कौन ज्यादा आ रहा है, 1 ही आ रहा है, 3 अच्छा तो ऐसे मतलब काटने के बाद भी ऑप्शन की फ्रीक्वेंसी देखो। हाँ वो तो आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा ना। चलो आगे बढ़ो। अब देखो ये चीज़ है ना, आप देखो अभी इसमें देखो है ना, आप लोगों को मजाक लग रहा होगा, मैं फिर बता रहा हूँ भाई, एग्जाम ऐसे निकलेगा, नहीं तो मजाक मजाक में आपका मजाक हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे निकलेगा भाई, ट्रिक से ही है। अब आप समझो, निम्न कौन से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है, सूर्य मंदिरों के लिए पूछ रहा है। अब मैंने क्या बोला, अब ये देखो स्पेसिफिक पूछ लिया है, स्पेसिफिक क्वेश्चन एलिमिनेशन से ही आंसर आएगा। अब देखो यहाँ पे पढ़ो, ओंकारेश्वर, भाई ओंकारेश्वर मतलब ओम, ओम मतलब शिव। अरे भाई शिव, और तो जैसे शिव को काटोगे आप, आंसर आ गया। बोलो भाई ये ट्रिक है, ट्रिक है, समझो ये चीज। ये वाला ट्रिक सही है सर, मजा आ गया। अमरकंटक से भी कट जाएगा ये, अमरकंटक में भी शिव ही है। हाँ वो भी चलो ठीक है, पर याद रखना मतलब यहाँ ओंकारेश्वर देखो ना, सीधा मिल रहा है। अगर इंग्लिश में पढ़ोगे ना तो और ज़्यादा क्लियर होता है। देखो इधर देखो, ओम अमरकंटक हिल्स पे तो है ओमकारेश्वर, या अलग है ओमकारेश्वर? नहीं ओंकारेश्वर अलग है। ओमकारेश्वर अलग, ओमकारेश्वर वहाँ है, ये क्या बोलते हैं, दिव्या कहाँ है। चलो इधर देखो, अब इनके बारे में देख लो। सूर्य मंदिर याद रखना, सूर्य मंदिर है आपके मोढेरा, जो है मोढेरा गुजरात का, याद रखना, वो भी सूर्य मंदिर है। और वहाँ पे तो बहुत सारे सूर्य बने हुए हैं। मोढेरा का सूर्य मंदिर है, शायद नोट पे भी है, शायद किसी नोट पे है मोढेरा का सूर्य मंदिर, देखना चाहे 50 के नोट पे है, किस पे है, ठीक है। याद रखना ये भी सूर्य मंदिर है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और ये अरसवल्ली याद रखना, ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। कोणार्क का भी सूर्य मंदिर है, वो भी कोणार्क का भी सूर्य मंदिर ही है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। जम्मू का मार्तंड सूर्य मंदिर, जम्मू का कौन सा है, मार्तंड। हाँ, और ग्वालियर का मरकांड है, वो मरकांड शायद। फिर कटरा में सूर्य मंदिर है उत्तराखंड में। अच्छा, सूर्य पहाड़ मंदिर असम में है, सूर्य नारायण डोमलूर कर्नाटक। अच्छा अच्छा ठीक है। सूर्य मंदिर गलता में भी है। ठीक है, मतलब मैंने समझो कि यूपीएससी आपसे वो सब नहीं रटवाना चाह रहा, आप समझो, लॉजिक समझो। तीसरा जैसे काटोगे, मैंने क्या बोला, एलिमिनेशन से आंसर आएगा, ठीक है। देखो आगे देखो, देखो इसमें वो जो ट्रिक मैंने अभी पीछे सिखाई थी ना, वही सीखो यहाँ पे भी, है ना। देखो 1 और 3 की प्रोबेबिलिटी जो है 3 बार आ रहा है, ठीक है। 2 की प्रोबेबिलिटी ऐसे कम है, तो 2 तो ऐसे भी आंसर नहीं आएगा। मैंने कितने बोला, जब स्पेसिफिक क्वेश्चन 3 हो तो कभी नहीं आएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे आपके पास 1 और 3 बचा। अब 1 और 3 में आपकी किसके पास प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, वो वाली चीज़ यहाँ पे भी लग रही है, ठीक है। चलो आगे देखो, ये सुन लो, ये भी सुन लो। अमरकंटक याद रखना, यूपीएससी 2023 में आगे जाके क्वेश्चन पूछा। यहाँ पे जैन मंदिर है अमरकंटक में, याद रखना जैन मंदिर है, याद रखना। अमरकंटक इसलिए फेमस है, विंध्य और सतपुड़ा का मिलन स्थल है। विंध्य, और जहाँ पे मिलन स्थल होता है यूपीएससी ऐसे फेवरेट हो जाता है, जैसे नीलगिरी फेमस हो जाता है। याद रखना अमरकंटक जो है विंध्य का और सतपुड़ा का मिलन स्थल है, इसलिए पूछा जाता है यूपीएससी इसको। चलो आगे बढ़ो। ये सब कर लिए थे अपन। आ जाओ ये क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन देखो अब ये क्वेश्चन कभी गलत मत करना भाई,
अब ये क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए, मैंने पूरा हिस्ट्री बता ही दिया था आपको। मैं मूवी देख लेना, एक महात्मा गांधी का मूवी देख लेना, सुभाष चंद्र बोस का और भीमराव अम्बेडकर का मूवी जरूर देख लेना। बातें संघर्ष के, स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में, ये कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ। अब देखो, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, सही काला टाइम पीरियड पूछा। देखो, रॉयल इंडियन नेवी में गदर, ठीक है, थोड़ा बहुत भी अगर याद होगा तो जब 1900, मैं चलो इसके एक स्टोरी बताता हूँ, उसके पीछे अब आपको तब समझ में आ गई कैसे कोरिलेशन है। देखो, सबसे पहली बात, ये स्टोरी होती है शुरू 1939 से। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होता है, और याद करो फिर, चलो ठीक है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सही कर देना। अब देखो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होता है, तो उस टाइम याद रखो कि सुभाष चंद्र बोस है ना, सुभाष चंद्र बोस, वो याद रखना कि गांधी जी के, मतलब गांधी जी किसी बनाना चाह रहे थे कांग्रेस के अध्यक्ष, तो वहाँ पे मतलब है सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। ध्यान समझना, कौन सा अधिवेशन था, त्रिपुरी अधिवेशन था, कौन सा था वो? सर, त्रिपुरी अधिवेशन था। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, गांधी जी जिसको सपोर्ट करते हैं वो हार जाते हैं। तो अब देखो, स्वाभाविक सी बात है कि भाई गांधी एक बहुत बड़े लीडर थे उस टाइम, तो चलो इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने जब हरा दिया ना, तो गांधी को लगा भाई मेरी पावर कम हो रही है, ये हकीकत बात है, देखो पॉलिटिक्स ऐसे चलती है। तो फिर वो थोड़ा, फिर इसको है ना, सुभाष चंद्र बोस को गांधी अपने पास बुलाते हैं, भाई बोलते हैं कि देखो ठीक है, आप जीत भी गए, कोई पहले तो है ना, पहले मना भी करते हैं सुभाष चंद्र बोस को कि आप साइड में हट जाओ। मैं सीताभाई पट्टारमैया शायद वो थे, उनको खड़ा करते हैं गांधी जी इनके खिलाफ, तो वो हार जाते हैं। तो उसके बाद में गांधी जी इसको बुलाते हैं, फिर बोलते हैं कि सही नहीं है, कि मैं चाहता हूँ कि ये जीते। तो फिर वो गांधी जी के सम्मान के लिए अपना पद छोड़ देते हैं, ठीक है। अब जैसे पद छोड़ के आते हैं तो फिर ये बंगाल में अपना जो है शुरू करते हैं, ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं कि ऐसे फ्रंट करके बनाते हैं, कोई याद है? फ्रंट करके बनाते हैं, अरे बताओ, बनाते हैं ये, मतलब उससे जैसे कांग्रेस से अलग होते हैं ना, तो ये एक अलग से संगठन बनाते हैं, ठीक है। अरे किसने हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, तुम लोग कहाँ सो रहे हो? नाम भूल गया, सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था, इसके जस्ट बाद हाँ, चलो ठीक है, देखो वो एक संगठन बनाते हैं, फिर अब वो मूवी देखोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। तो जैसे संगठन बनाते हैं, तो फिर इसको अंग्रेज उसको हाउस अरेस्ट कर लेते हैं। फिर हाउस अरेस्ट करते फिर ये भागता है, क्योंकि इसको पता था कि भाई गांधी का इसका रास्ता अलग अलग हो गया था, गांधी इसीलिए ये वहाँ से कांग्रेस भी छोड़ देते हैं। गांधी जी मतलब अहिंसा, ये बोलता था नहीं, अपने को भाई अंग्रेज जो है, अपने को रशिया इनका सपोर्ट लेना चाहिए, जर्मनी का सपोर्ट लेना चाहिए। तो फिर जर्मनी वर्मनी जाता है वहाँ पे फिर वहाँ पे भी तो बात बनती नहीं, फिर आखिर में म्यांमार में आके ये आज़ाद हिंद फौज की वो उसकी स्थापना करते हैं। ध्यान समझना, जब 1942 में से होता है उस टाइम, ठीक है, उस टाइम पे गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर देते हैं। फिर ये लोग है इधर से लड़ते लड़ते आते हैं ये लोग, है ना। तो उस टाइम क्या होता है कि फिर इनको आखिरी में मतलब वो जापान की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता है, तो जापान की तरफ सपोर्ट नहीं मिलता तो हार जाते हैं आखिरी में, फिर सुभाष चंद्र बोस भी मर जाते हैं, उस तरीके से होता है। फिर इनके जो थे मेंबर थे, याद करो यूपीएससी 2021 में वही क्वेश्चन पूछा है, जो इनके थे, जो याद करो लक्ष्मी सहगल थी, 2-3 लोग थे, डिल्लो थे, ये पकड़े जाते हैं। अब ये पकड़े जाते हैं 1944-45 की बात है। अब उस टाइम क्या होता है कि जैसे पकड़े जाते हैं तो भाई ये राष्ट्रवादी थे। अब भाई सुभाष चंद्र बोस की उस टाइम बहुत अच्छी खासी वैल्यू थी यार, मेरा मानना है कि अगर सुभाष चंद्र बोस जिंदा रहते ना तो वही भारत के प्रधानमंत्री भी बनते। और कहीं ना कहीं ये कारण माना जाता है कि नेहरू का उसको मराने का हाथ था, मतलब ये भी है, एक मिस्ट्री है, ये हकीकत है, मतलब जो भी है, देखो पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, पर ये है कि सुभाष चंद्र, ऐसा हो सकता है? अरे भाई क्यों नहीं होता, आप लोग यही तो समझते नहीं भाई। आप ये चीज़ सोचो, देखो मेरा ही मानना है, आप कभी उस घटना से किसको फायदा हुआ ये चीज़ सोचो आप, अगर जब उसको फायदा हो, सब एक ही चीज चाहते थे, सब फ्रीडम चाहते थे, और अरे आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया था वो, मतलब फिर वो सब क्या है, प्रियम्बल में इतना सब लिखा हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री को तुम्हें क्या लगता है कि वो खुद मरे थे हार्ट अटैक से ताशकंद में? नो, उसके पीछे भी पूरा गेम है, आप नहीं समझते, चलो आगे बढ़ो। तब धीरे धीरे समझो, आप ये हमेशा सोचो कि फ़ायदा किसको मिल रहा है। जैसे 2019 में पुलवामा अटैक हुआ, इसका फ़ायदा किसको मिला? मोदी को। तो मैं तो मानूंगा भाई इसका कारण है, फ़ायदा किसको मिला भाई? उस टाइम बीजेपी गवर्नमेंट हारने वाली थी, तो ये चीज़ सोचो ना, फ़ायदा किसको मिल रहा है? सुभाष चंद्र बोस मरे तो किसको फ़ायदा मिला? तो ये चीज़ मतलब होती है। अरे इतिहास ऐसा ही है, आप लोग थोड़ा इतिहास को हमेशा अपन इम्पैक्ट के रूप में। तो सर ऐसे कोई किसी की जान कैसे ले सकता है? अरे आप कुछ ही नहीं जानते भाई राजनीति कुछ ही बहुत, चलो ठीक है छोड़ो। अब उस टाइम क्या होता है, जैसे इनको पकड़ा जाता है तो फिर इनके लिए याद रखो कि जो नेहरू है ये सब लोग उस टाइम उतरते हैं। तो फिर उस टाइम जो है कि ये पूरी जो नेवी है विद्रोह करती है, तो याद रखो ये उस टाइम का दौर है, 1945-46 का दौर है,
जब ये याद रखना, ये रॉयल इंडियन नेवी में जो गदर होता है वो इसीलिए इन्हीं लोगों के लिए होता है। आज़ाद हिंद फौज के जो पकड़े जाते हैं ना, उनके लिए खिलाफ जो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके खिलाफ जो चलाती है, उसी कारण से होता है। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ याद रखना 1942। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये तो अब कितनी बार अपन कर चुके, 1931 का दौर था वो। अब मुझे बताओ, कॉमन सेंस से भी आप इस क्वेश्चन करोगे तो भाई आराम से हो गया 3, 2, 1। अब देखो ये हिस्ट्री का थोड़ा बहुत आइडिया रखोगे तो आराम से हो जाता है। वल्लभ भाई पटेल के साथ तो पॉलिटिक्स किए थे ना? वल्लभ भाई पटेल को चलो एक बात, वो गांधी जी साइड में किए थे, हाँ ये भी चीज़ समझ लो। उस टाइम ऐसा होता है, ध्यान से समझना, देखो ये हकीकत है भाई। उस टाइम क्या होता है, जैसे ध्यान से समझना, आज जैसे प्राइम मिनिस्टर कैसे चुना जाता है, प्राइम मिनिस्टर जैसे मान लो कि जो भी उनके मेंबर चुन के आते हैं पार्लियामेंट के, ठीक है, उनमें से भाई बहुमत होता है, भाई किसको ज़्यादा वोट मिल रहे हैं। याद रखना कि ऐसा था कि 9 लोगों के जितने भी थे, 7 सदस्य थे, उसमें से 2/3 मेजोरिटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को वो PM बनाना चाह रहे थे। फिर गांधी बोलता है नो, जवाहरलाल नेहरू बनेगा। तो गांधी जी ने ऐसा क्यों बोला? देखो थोड़ी बात चीज़ें सही भी है, मतलब ये था कि गांधी थोड़ा देख रहा था कि है ना, नहीं है फ़र्क, मैं बताता हूँ। आप इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल का थोड़ा माइंडसेट जानो, ठीक है, ये RSS से जुड़ा हुआ बंदा था सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी भाई ऐसे नहीं है। दूसरी बात है ना, नेहरू लिबरल था, ठीक है, प्रोग्रेसिव थॉट थी। दूसरी बात नेहरू यंग भी था, तो गांधी इसीलिए सपोर्ट करते हैं, ये चीज़ भी याद रखना। थोड़ा ना ये सरदार वल्लभ भाई थोड़ा ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट के भी थे, तो ये बातें भी है भाई। देश चलाना है, संस्था नहीं चलानी। RSS के मेंबर थे, याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस कारण से भी गांधी समझते थे भाई, और गांधी को पता था ना, तो ये सारी चीज़ें भी रहती है। अब देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, पर मेरा मानना है वो चीज़ फ़ायदा ही मिला। तो खुद सोचो ना, 1950 में तो मर ही जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो खुद सोचो उसको PM बना के। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात मुझे बताओ, 1951 में तो चुनाव होते हैं, तब तो उससे पहले मर जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कहाँ बन पाते बताओ, प्राइम मिनिस्टर बन भी नहीं पाते ना। तो गांधी ऐसा नहीं है। 1939 से बनाया था फॉरवर्ड ब्लॉक। हाँ, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं, याद रखना वो चीज़। और 1942 में आज़ाद हिंद फौज। हाँ, वो चीज़ याद रखना उसकी। चलो ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है, और तो कोई क्वेश्चन नहीं। अब देखो फटाफट 2018 का भी करते हैं, आज करेंगे वो। सर अब सर्वर कुछ ही नहीं इसमें। 11 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, वापस चले जाना। चलो ठीक है फिर, बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ।